एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बिल्कुल आम इंसान तकेरू से जो रोज की तरह अपनी नौकरी से वापस घर लौट रहा है। थका हुआ सा वह घर आकर टीवी के सामने बैठ जाता है। थोड़ा दिमाग बदलने के लिए उसे लगता है कि शायद टीवी देखने से मूड ठीक हो जाए, लेकिन जैसे ही वह टीवी ऑन करता है स्क्रीन पर एक अजीब सा शख्स दिखता है और उसी वक्त उसके चश्मे तेजी से चमकने लगते हैं। पलक झपकते ही टकेरू एक अनजान दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ उसका सामना एक रहस्यमय आदमी से होता है जो उसे चाय ऑफर करता है। टकेरू अभी समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो आदमी खुद को इस यूनिवर्स का सोलर सिस्टम मैनेजर बताता है। बात करते करते वह अपनी उंगली पर एक छोटा सा प्लेनेट बना देता है जिसका नाम मैटियस प्लेनेट होता है। फिर वह बताता है कि मैटियस एक वीरान दुनिया है जहाँ कोई सभ्यता टिक नहीं सकती। फिर वह उस छोटे से प्लेनेट पर पानी की एक बूंद गिराते हुए कहता है कि इस प्लेनेट पर तुम्हारे जाने के बाद ऐसा असर होगा जिसे देखकर टकेरू के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। जिसे सुनकर मैनेजर बताता है कि दरअसल टकेरू मर चुका है और अब उसकी आत्मा इस न्यू प्लेनेट पर भेजी जाएगी। जिसे सुनकर टकेरू घबरा जाता है पर उसके पास अब कोई चॉइस नहीं बचती। फिर मैनेजर उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे वहाँ खास पावर्स दी जाएंगी और सबसे पहले वह देता है इन्फिनिट मैना। फिर हंसते हुए पूछता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या। फिर टेकरू एक क्यूट सा हिरन मांगता है और बस इतना कह देता है कि मुझे एक और एबिलिटी चाहिए। जिसे सुनकर मैनेजर मुस्कुराता है और उसे एक और एबिलिटी दे देता है जिसका नाम एक्सपेंडेड सर्च स्किल होता है, जिससे कि वह रेयर आइटम्स ढूंढ और बेच सकता है। फिर इसके बाद वह उसे एक बॉटमलेस बैग देता है जिसमें वह अनलिमिटेड सामान रख सकता है और मियन लैंग्वेज समझने और बोलने की पावर भी देता है। फिर इतने में टकेरू की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है जिसे देखकर मैनेजर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि कहीं मैंने इसे ज्यादा तो नहीं दे दिया। और वहीं दूसरी तरफ टकेरू के मन में बस यही चल रहा होता है कि कहीं यह सब स्कैम ना निकल जाए। फिर अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वह न्यू वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। फिर कुछ देर बाद वह एक घने जंगल में एक पेड़ के सहारे आंखें खोलता है और आसमान की तरफ देखता है तो एक विशाल रिंग वाला प्लेनेट तैरता नजर आता है और धीरे धीरे उठकर वह लोगों की तलाश में आगे बढ़ता है। फिर काफी देर तक चलने के बाद उसे एक गांव दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थे कि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर तभी उसे याद आता है उसके पास सर्च एबिलिटी है। फिर वह जादुई छड़ी निकालकर सर्च करने की कोशिश करता है पर इससे कुछ असर नहीं होता है और वह वहाँ खड़ा मूर्ख जैसा दिखता है। फिर वह जमीन पर स्पेल लिखने की कोशिश करता है और तभी सर्च स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और उसके आसपास की कई चीजें चमकती दिखती हैं और वह एक घास को स्कैन करता है और वह घास पी ग्रेड नाइट ग्रास की होती है। जिसे सुनकर वह खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन बाकी सब चीजें ई रैंक की निकलती हैं। फिर वह एक सुंदर सा पत्थर उठाता है और उसे स्कैन करता है जिसका रिजल्ट आता है कि यह पू रैंक मॉन्स्टर पू। जिसे सुनकर टकेरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि यह खूबसूरत चीज असल में तो खराब चीज निकली। फिर भी वह सब कुछ अपने बैग में भर लेता है और गांव की ओर बढ़ता है उन्हें बेचने के लिए। फिर अगले सीन में गांव के गेट पर एक ऊँगता हुआ पहरेदार खड़ा होता है। फिर वह टकेरू को देखता है और पूछता है कि क्या तुम भी एक नाइट हो और इतनी लंबाई तो किसी योद्धा की होती है। जिसे सुनकर टकेरू शर्माते हुए बोलता है कि मैं बस एक गैदर हूँ। फिर वह गार्ड अपना नाम कैप्टन मार्लो बताता है और उसे गांव के अंदर ले जाता है। फिर वह उसे समझाता है कि वहाँ एक जनरल स्टोर है जहाँ वह अपने हर्ब्स को बेच सकता है। फिर अगले सीन में स्टोर में पहुंचते ही दुकानदार पूछता है क्या चाहिए। जिसे सुनकर टकेरू पूछता है कि क्या आप मॉन्स्टर की यह चीज खरीदते हो। जिसे सुनकर दुकानदार की आंखें चमक उठती हैं और वह बोलता है कि अरे ये तो कमाल की क्वालिटी है। फिर दुकानदार टकेरू को बताता है कि यह मॉन्स्टर पूरे एक गोल्ड कॉइन में बिकेगा। जिसे सुनकर टकेरू हैरान होकर पूछता है कि क्या इसका यूज किसी एन में रुकने के लिए सकते हैं। जिसे सुनकर दुकानदार हंसते हुए बताता है कि एक रात की कीमत मतलब कि किराया 500 रेव्स है। जिसे देखकर टकेरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आखिर इतनी गंदी चीज इतनी कीमती कैसे हो सकती है। फिर वह खुश होकर डील मान लेता है और दुकानदार खुशी में उस चमकते हुए पुल पर रगड़ कर देखता है और पूछता है कि कुछ और सामान है। फिर टकेरू उसे सारी हर्ब्स भी दे देता है जिसे देखकर दुकानदार उसकी स्किल से इंप्रेस हो जाता है। फिर टकेरू तुरंत एक्टिंग करता है और बोलता है कि मैं एक ट्रैवलिंग मर्चेंट हूँ और वह मन ही मन सोचता है और बोलता है कि मैं तो बोन टैलेंटेड गैदर हूँ। फिर दुकानदार उसे एक सीरियस काम देता है और वह उसे बताता है कि अगर वह ईस्ट के पहाड़ों से रेयर मिसल ओरे ला सके तो बहुत मदद होगी। फिर टकेरू तुरंत बोलता है कि मुझे एक लोकल मैप भी चाहिए। जिसे सुनकर दुकानदार सिर हिलाता है और उसके सारे सामान के बदले 3,60,000 रेट्स गिनकर दे देता है। जिसे देखकर टकेरू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बोलता है कि इतना सारा पैसा। लेकिन दुकानदार साथ में एक वार्निंग भी देता है कि पहाड़ों में मॉन्स्टर्स होते हैं तो तैयार रहना। फिर पैसे लेकर टकेरू एक इनमें कमरा लेता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की गर्म पानी से भरा टब लाती है। फिर वह कहती है कि इससे तुम शरीर साफ कर सकते हो। जिसे सुनकर टकेरू पूछता है कि पूरी नहाने वाली बात कहाँ मिलेगी। फिर लड़की बताती है कि सिर्फ नोबिलिटी ही फुल बाथ अफोर्ड कर सकती है और या तो फिर तुम किसी वाटर मैजिशियन से बुलवा लो। जिसे सुनकर टकेरू अपने मैजिक यूज को करने के एक्साइटमेंट में उसे अच्छे पैसे देकर विदा करता है। फिर अब वह खुद मैजिक आजमाने लगता है और बोलता है क्लीन क्लीन। फिर तभी अचानक वाटर का तेज प्रेशर निकलता है और उसे सिर से पांव तक वॉश कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ रूम के बाहर खड़ी लड़की अंदर से आती अजीब खुशियों भरी आवाजें सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर टकेरू खुशी से झूमता है और बोलता है कि अरे वाह मेरी बॉडी तो साफों वाली हो गई। लेकिन फिर चिढ़ता है और आगे बोलता है कि यार एक सोकिंग बात नहीं मिला। फिर अगले दिन टकेरू हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। तभी उसे जमीन पर एक स्पेड सिंबल दिखता है। फिर वह पास जाकर देखता है और वह देखता है कि वहाँ पर एक सड़ा हुआ कंकाल पड़ा है, वह भी पुराने फाइटर गियर के साथ। जिसे देखकर वह डर के मारे पीछे गिर जाता है। फिर हिम्मत करके वह स्केलेटन से एक एमुलेट उठाता है जिसके अंदर एक लिफाफा होता है और वह लेटर उसकी बहन का था और उसमें लिखा था कि उसका भाई पैसे कमाने निकला था ताकि वह अपने बीमार पिता का इलाज करा सके, लेकिन उसे घर लौट आना चाहिए था। जिसे पढ़कर ताके का दिल भारी हो जाता है और वह उस साहसी आदमी के लिए एक छोटी सी ग्रेव बनाता है और मन ही मन शांति की प्रार्थना करता है। फिर इसके बाद वह अपने चारों तरफ मैजिक बैरियर बनाता है और एक बर्तन रखकर पानी और सब्जियां डालता है और थोड़ा मीट भी। फिर इसके बाद स्टू पकने लगता है। फिर एक बाइट लेने के बाद वह बोलता है कि यह तो कमाल का है और ये आइस स्काई वर्ल्ड कितने स्वादों से भरा है। फिर खाना खत्म करने के बाद टकेरू व्हाइट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता है और वो एक ऐसा जंगल है जहाँ एंशिएंट ड्रैग्स और खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। फिर वो अपनी स्पेल से हल्की रोशनी करता है और उसे अपने आसपास सिर्फ हर्ब्स दिखाई देती है। जिसे देखकर वो निराश हो जाता है क्योंकि उसे और कहीं नहीं दिख रहे। फिर अचानक वह सोचता है कि उसकी बैड बॉडी ऑर्डर शायद मॉन्स्टर्स को भगा रही है। जिसे सोचकर वह खुश हो जाता है और जंगल में उछलने और कूदने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसे दूर एक रोशनी दिखती है और शायद यह बाहर का रास्ता है। जिसे देखकर वह दौड़ता है लेकिन सीधा एक गहरी खाई में गिर जाता है।
घबराकर वह हर पॉसिबल स्पेल बोलने लगता है और पूरी डिक्शनरी चिल्ला देता है। फिर लास्ट में एक फ्लाइंग स्पेल एक्टिवेट होती है और चमकती लपटें उसे धीरे से जमीन पर उतार देती हैं और वह बैठकर सांस ले ही रहा होता है कि उसकी निगाह चारों तरफ एक जैसे सिंबल्स पर पड़ती है और यही होता है ओरे का साम्राज्य। फिर ताकेरू अपना हैमर निकालकर और निकालना शुरू करता है। जब वह एक पत्थर तोड़ता है तो उसे पता चलता है कि वह एक सिल्वर ओड है, पर इतना ढूंढने के बाद भी उसे मिसरल नहीं मिलता है। वो फिर से सर्च स्पेल यूज करता है और इस बार उसे गहराई में छुपा हुआ ओआर महसूस होता है, लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगती है, जिसे देखकर ताकेरू सोचता है कि पहले ओआर निकाल लेता हूँ, फिर भाग जाऊंगा। फिर वह जल्दी से पत्थर पर फायर बॉल स्पेल मारता है, जिससे पत्थर चकनाचूर हो जाता है और उसके अंदर से बस मिसरल के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, जिसे देखकर ताकेरू डिसपॉइंट हो जाता है और बोलता है कि यह बस इतना सा ही निकला और जमीन लगातार हिलती रहती है, पर वह इग्नोर करके आगे और ढूंढने निकल पड़ता है। फिर एक गुफा के आखिर में उसे एक बेहद साफ चमकदार अंडर वाटर लेक दिखती है, जिसे देखकर वह तुरंत स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि यह एसएस रैंक मैजिक एलिमेंटल वाटर है, जिसे देखकर ताकेरू की आंखें चमकती हैं और वह बोलता है कि यह तो खजाना है, लेकिन फिर पता चलता है ये झील असल में एक एंशिएंट ड्रैगन का नेस्ट है। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है कि कौन है जो मेरे एरिया में घुस आया है, पर ताकेरू उस आवाज को इग्नोर कर देता है और सोचता है कि आखिर इस पानी कैसे भरूं। फिर वह पानी चखने जैसा करता है और अचानक झील फट पड़ती है और झील में से एक विशाल ड्रैगन निकलता है और वह गरज कर ताकेरू से कहता है कि तुमने मुझे अनदेखा करने की जरूरत कैसे की, और ताकेरू चुपचाप उसे देखता रहता है। फिर ड्रैगन नोटिस करता है कि ताकेरू उसकी मौजूदगी से डरा नहीं। फिर ताकेरू हल्का झुककर माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो और मैंने तुम्हारी जगह को डिस्टर्ब कर दिया। फिर ड्रैगन उसे गौर से देखता है और उसे फील होता है कि इस इंसान में कुछ तो अलग है। फिर वह पूछता है कि तुम कौन हो, जिसे सुनकर ताकेरू जवाब देता है और उसे बताता है कि वह एक इंसान है, जिसे सुनकर ड्रैगन की आंखें फैल जाती हैं और वह बोलता है कि तो फिर तुम्हारी बॉडी में इतनी ज्यादा माना कैसे आया। फिर वह आगे बताता है कि ताकेरू की माना की पावर ने ही उसे सदियों की नींद से उठा दिया। तभी ताकेरू को फील होता है कि यह कोई ऑर्डिनरी डीमंस नहीं, बल्कि यह एक एंशिएंट बीस्ट है। फिर ड्रैगन गर्व से अपना नाम बताता है कि उसका नाम वॉयस है, जिसे सुनकर ताकेरू मुस्कुराकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें वाल्सन बुला सकता हूँ, जिसे सुनकर विडियस शांत होकर मान जाता है। फिर वाल्सन कहता है कि तुम्हारी पावर से मैं अपने बच्चों को जगा सकता हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया ठहर गई है और माना रुक गई है, और इनाम में वह ताकेरू के सामने एक बड़ा सा क्लस्टर प्योर मिसरल और समन कर देता है, जिसे देखकर ताकेरू की आंखें चमक उठती हैं और वह बोलता है कि अंडे कहाँ हैं, जिसे सुनकर वाल्सन झील में से एक ब्लैक जॉइंट ड्रैगन एक बाहर निकालता है और धीरे से ताकेरू के पास भेजता है। फिर ताकेरू कान लगाकर उसकी धड़कन सुनता है और उसके अंदर एक बेबी ड्रैगन जिंदा होता है। फिर वह पूछता है कि इसे कैसे जगाऊं। फिर वाल्सन समझाता है कि अपनी माना इसके अंदर भेजो, जैसे लाइट स्पेल बनाते हो। फिर उसकी बात मानकर ताकेरू को हीट करने लगता है और अचानक एक तेज ओरा रिलीज करता है और पूरी पावर से ताकेरू की माना को चूसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वाल्सन की दहाड़ जैसी हंसी गूंजती है और वह बोलता है कि सीधे साधे इंसान, जिसे सुनकर ताकेरू समझ जाता है कि मुझे इस ओल्ड ड्रैगन ने बेवकूफ बनाया है। फिर उसकी बॉडी कमजोर पड़ती है और उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। फिर वह महसूस करता है कि जैसे वह पानी में डूब रहा हो, और तभी डूबते डूबते उसे एक अनजान आवाज सुनाई देती है और वह आवाज बोलती है कि इतना लापरवाह होना बंद करो। फिर तभी उसके सामने एक आदमी प्रकट होता है और गुस्से से कहता है कि तुम्हें वहाँ से भागना चाहिए था, और वह ड्रैगन मैटियर्स का मालिक है और हजारों सालों से खेल रहा है इस प्लेनेट से, लेकिन तुमने अपने दूसरे दिन ही पूरी दुनिया हिला दी। फिर वह रहस्यमय आदमी ताकेरू को देखता है और कहता है कि तुम्हारी यह लापरवाही स्पेस मैनेजर की प्रोटेक्शन को कमजोर कर देगी। फिर वह हंसकर याद दिलाता है कि वैसे तुम्हें तो एक क्यूट पार्टनर चाहिए था ना, जिसे सुनकर ताकेरू की आंखें फिर से बंद होने लगती हैं और वह आदमी लास्ट टाइम कहता है कि थोड़ी तकलीफ तो मिलनी चाहिए तुम्हें, और इससे पहले कि ताकेरू कुछ पूछ पाता वो गायब हो जाता है। फिर जब ताकेरू की आंखें खुलती हैं तो वह फिर से उसी गुफा में होता है और अंधेरे में एक क्यूट सी आवाज गूंजती है और वाल्सन की भारी आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम जाग गए और क्या ठीक हो, जिसे सुनकर ताकेरू को शक होता है कि ये ड्रैगन फिर मजाक कर रहा है और क्यूट वॉइस निकालकर डराएगा। फिर वह तुरंत लाइट स्पेल करता है और रोशनी जैसे ही फैलती है वहाँ पर वाल्सन नहीं होता है, बल्कि एक बेबी ड्रैगन होती है और वह अचानक उछलकर सीधा ताकेरू के चेहरे पर चिपक जाती है। फिर ताकेरू उसे धीरे से हटाता है कि तभी वाल्सन की आवाज गूंजती है और वह कहता है कि इस बेबी ड्रैगन को एक नाम दो, जिसे सुनकर ताकेरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपने बच्चे का नाम मुझे रखने दोगे, जिसे सुनकर वाल्सन उसे समझाता है कि उसका रियल ड्रैगन नेम ऑलरेडी है, तो तुम उसे उसका कॉमन नाम दो। फिर ताकेरू सोच में डूब जाता है और फिर वह बोलता है कि इसका कलर ब्लैक है तो इसे भी बुलाएंगे, जिसे सुनकर वह बेबी ड्रैगन खुश होकर ताकेरू का चेहरा चाटने लगती है। तभी उस वाल्सन की आवाज फिर आती है कि ब्लैक नो बी डियस, और तुमने अच्छा नाम चुना है, और बी उसे सूट करता है। फिर वाल्सन घोषणा करता है कि अब से बी तुम्हारे साथ दुनिया घूमेगी। फिर ताकेरू बी को गोद में लेकर सोचता है कि यह अभी न्यूबॉर्न है और वाल्सन को अपने बच्चे के साथ होना चाहिए। फिर वह कहता है कि तुम एक अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो, जिसे सुनकर वाल्सन जवाब देता है कि क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। फिर वाल्सन एक रहस्यमय बीम ताकेरू के बैग पर डालता है और शायद कोई आशीर्वाद देता है। फिर वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है और बी अब भी ताकेरू के चेहरे पर लार बहा रही होती है। फिर वाल्सन की आवाज आखिरी बार गूंजती है कि ख्याल रखना, और वह गहराइयों में गायब हो जाता है, जिसे देखकर ताकेरू शॉक्ड होकर खड़ा था और मन में बोलता है कि क्या सच में मैंने एक एंशिएंट ड्रैगन का बच्चा अडॉप्ट कर लिया। फिर वह बी को देखता है और पूछता है कि क्या तुम तैयार हो और चलो एक गैदरिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, जिसे सुनकर बी खुशी में चिल्लाती है, जिस पर ताकेरू हंसकर बोलता है कि पहले तुम्हारी यह बदबू धोते हैं वरना मेरे नाक खराब हो जाएंगे। और इस तरह शुरू होती है एक इंसान और एक बेबी ड्रैगन की सबसे अनोखी दोस्ती। फिर अगले सीन में कुछ देर बाद ताकेरू बी के साथ गुफा से बाहर आता है और जंगल में बी को खुश होकर उड़ता हुआ देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और रात में सफर करना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर ताकेरू ने वहीं रुककर रात बिताने का फैसला किया और उसे भूख लग रही थी तो उसने खाना बनाने की तैयारी शुरू की। फिर उसने अपना मैजिक एलिमेंटल वाटर निकाला
और पानी देखते ही उसे याद आया कि वॉल्सन ने उसके बैग को मैजिक लेक से कनेक्ट कर दिया है ताकि बी को कभी खाना पानी की कमी ना हो। फिर बी ने खुशी खुशी पानी पिया और फिर मासूमियत से और मांग लिया, जिसे सुनकर टकेरू ने एक और कप दिया, लेकिन बी ने वह कप उल्टा टकेरू को ही पकड़ा दिया, जैसे वह कह रही हो कि तुम भी पी लो। फिर टकेरू ने भी वह पानी पिया जो ठंडा और ताजगी भरा था। फिर उसने कुछ मैजिक स्टोन्स निकाले और चारों तरफ एक बैरियर बना दिया ताकि रात में कोई खतरा ना आए। और इतने कीमती स्टोन्स को इतनी आसानी से यूज करते हुए उसे याद आया कि इस दुनिया में यह कितने रेयर होते हैं, लेकिन वह मन ही मन हंस पड़ता है और बोलता है कि जब मैं इन्हें अपने माना से बना सकता हूँ तो बचाने की क्या जरूरत। और उसने एक और मैजिक स्टोन निकाला और उसे गर्म करके खाना बनाने लगा, जिसे देखकर बी की आंखें फटी की फटी रह गई कि इतने एक्सपेंसिव स्टोन से चूल्हा बना दिया। फिर टकेरू ने वही पुराना डिश स्टेक और स्ट्यू तैयार किया, लेकिन उसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि हर बार नया लगता है। फिर उसी टाइम उसने देखा कि बी के मुंह से लार टपका रही है, पर उसे चिंता हुई कि पता नहीं यह खाना इसे सूट करेगा या नहीं। फिर उसने थोड़ा सा बी को छकाया, लेकिन गर्मी से उसका मुंह जल गया, जिसे देखकर टकेरू तुरंत फूंक मारकर खाना ठंडा करने लगा, मानो जैसे किसी बच्चे को खिला रहा हो। फिर बी ने आराम से स्टू खाया और पेट भरकर लेट गई, और उसे यूं बेफिक्र देखकर टकेरू ने सोचा कि यह अपने फादर से अलग होकर दुखी क्यों नहीं है। पर उसी पल बी ने उसे गले लगा लिया और सब समझ आ गया कि अब इसका घर मैं हूँ। और टकेरू ने मुस्कुराकर बी के स्टैट्स देखे और इतनी छोटी उम्र में भी उसके पास बी रैंक, जिस पर टकेरू कहता है कि यह तो काफी पावरफुल है पर अभी बच्ची है और इसे सही तरीके से पालना पड़ेगा। फिर उसने बी से कहा कि तुम स्ट्रांग हो पर कोई बेवकूफी मत करना वरना वाल्सन मुझे डांटेगा। लेकिन बी तो उसकी बात खत्म होने से पहले ही सो गई थी और उसे सोते देखकर टकेरू हंस पड़ता है और बोलता है कि क्या स्पेस मैनेजर ने मुझे यह रेप्टाइल साथ में जानबूझकर दिया है। फिर अगली सुबह टकेरू फिर पहाड़ चढ़कर जंगल पहुंचता है और दिन में जंगल इतना शांत देखकर वो हैरान रह जाता है और सोचता है कि मुझे आई स्काई वर्ल्ड के रूल्स को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। फिर भी खेलने लगती है और टकेरू अपनी सर्च स्किल का यूज करके हर्ब्स ढूंढने स्टार्ट कर देता है ताकि बेच सके। और जैसे ही उसने कुछ नई जड़ी बूटियां उठाई, बी डरकर वापस भागती हुई आई, जिसे देखकर टकेरू ने तुरंत मॉन्स्टर्स को स्कैन किया और कई क्रिएचर्स आसपास थे। फिर उसे याद आया कि पहले मॉन्स्टर्स उसकी गंध से डर जाते थे, पर शायद गुफा में नहाने से वह स्मेल चली गई और इस बार उसने तय किया कि चलो मॉन्स्टर लूट भी इकट्ठा कर लेते हैं। फिर तभी उसके पीछे से एक रॉक फैल्कन की जोरदार आवाज आई, पर यह डरावना नहीं था बल्कि थोड़ा क्यूट था। फिर उसने उस बर्ड के मीट को देखकर सोचा कि क्या आज KFC बनाए, जिसे सुनकर वो बर्ड उस पर झपटा और टाकेरू ने तुरंत शील्ड बनाया और आइस नीडल्स तैयार किए और एक ही स्ट्राइक में उसने उस बर्ड को सीधा चिकन बना दिया। फिर टाकेरू अपनी नजरें आसपास घुमाता है और देखता है कि उसके चारों ओर कुछ सर्पेंट वुल्फ घिरे हुए हैं। तभी एक वुल्फ उस पर झपटता है, लेकिन टाकेरू फटाफट अपनी स्पीड एनहांसमेंट एबिलिटी एक्टिवेट करता है और हवा में कूदकर उसके अटैक से बच जाता है। फिर वह एक और स्किल यूज करके अपनी बॉडी को सख्त कर लेता है और एक जोरदार किक से उस वुल्फ की खोपड़ी पर वार करता है। फिर उसके बाद टाकेरू दो और वुल्फ्स को भी खत्म कर देता है, लेकिन तभी एक चालाक वुल्फ पीछे से आकर उस पर झपटने की कोशिश करता है, मगर टाकेरू उसे भी आसानी से धकेल देता है और बाकी के वुल्फ्स को निपटा देता है। फिर सारे मॉन्स्टर मीट और मटेरियल्स इकट्ठा करने के बाद टाकेरू नोटिस करता है कि आसपास और भी मॉन्स्टर्स हैं और वह सोचता है कि अगर ऐसे ही लड़ता रहा तो पूरा दिन निकल जाएगा। तभी बी उसे पकड़ लेती है और अपने पंखों से उड़ने की कोशिश करती है, जिसे देखकर टाकेरू को यकीन नहीं होता कि बी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसे उठा सके। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह होती है कि बी वाकई उसे उठा लेती है, जिसे देखकर टाकेरू जल्दी से अपना वजन कम करने का एक स्पेल डाल देता है और दोनों आसमान में ऊपर उड़ने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और बी उसे लेकर ऊपर ही जा रही होती है। फिर टाकेरू चौंक कर बोलता है कि अरे बी, बहुत ऊपर मत जाओ, लेकिन अचानक वह बेबी ड्रैगन डरकर उसे नीचे गिरा देता है और जब टाकेरू जमीन पर गिरकर होश में आता है तो बी उसकी शक्ल चाट रही होती है और उसे एहसास होता है कि बी ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया है और वह बी की स्पीड देखकर हैरान रह जाता है और उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन साथ ही हंसते हुए बोलता है कि अगली बार थोड़ा संभल कर उड़ाना और मैं तुम्हारी पूरी पावर झेल नहीं सकता। फिर बी उसकी तारीफ सुनकर खुश होती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसके पेट में हेडबट मार देती है और दोनों हंसते हुए वापस टॉर्मी विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। और रास्ते में बी को टाकेरू के हाथ में एक अजीब सी लकड़ी दिखती है। फिर टाकेरू बताता है कि यह एक ड्रासिल ब्रांच है। फिर वो कहता है कि ये मेरे पास पहले दिन से है जब मैं इस दुनिया में आया था और ये एक SS रैंक लेजेंडरी आइटम है, लेकिन अभी इसकी पावर सोई हुई है। फिर भी धीरे से उस पर थोड़ा सा मैजिक स्मोक फूंकती है और टाकेरू हैरान रह जाता है जब वह ब्रांच चमकने लगती है, मानो वह जादुई चीज फिर से जाग गई हो। और वह सोचता है कि अगर वह इस नए स्टाफ का यूज करें तो वह किसी मैजिशियन जैसा लगेगा, न कि सिर्फ एक गैदर जैसा। तभी जंगल से एक जोरदार ग्राउल सुनाई देता है, जिसे सुनकर टाकेरू बी को बोलता है कि सावधान रहना और कुछ गड़बड़ है। लेकिन बी फटाफट उस आवाज की दिशा में उड़ जाती है, जिसे देखकर टाकेरू उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है और सोचता है कि कहीं वह छोटी ड्रैगन मुसीबत में ना पड़ जाए। फिर वह देखता है कि बी एक पेड़ के पास मंडरा रही है और नीचे एक यंग एल्फ गर्ल बेहोश पड़ी है, जिसे देखकर टाकेरू सोचता है कि शायद उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया होगा। लेकिन तभी लड़की का पेट जोर से गुर्राता है और उसे समझ आ जाता है कि वह भूखी है। फिर वो एल्फ लड़की कमजोर आवाज में पानी मांगती है तो टाकेरू अपने बैग से फ्रेश वाटर निकाल कर देता है, जिसे वह एक ही सांस में पी जाती है। फिर वह शुक्रिया बोलती है, लेकिन कहती है कि उसे अभी भी भूख लगी है। फिर टाकेरू को याद आता है कि उसके पास लंच बचा है तो वह उसे एक सैंडविच दे देता है और लड़की उसे ऐसे खाती है जैसे उसने हफ्तों से खाना ना मिला हो, जिसे देखकर टाकेरू हैरान रह जाता है कि एक एल्फ ऐसे बेढंगे तरीके से कैसे खा सकती है। फिर वह हंसकर बोलता है कि भूखे को तो सूखी रोटी भी स्वर्ग जैसी लगती है, जिसे सुनकर वह लड़की कहती है कि अब तो मुझे थोड़ा होश आया है और समझ नहीं आ रहा इतना जल्दी खाना कैसे खत्म हो गया। फिर टाकेरू समझाता है कि गांव जंगल से ज्यादा दूर नहीं है और तुम थोड़ा संभल कर आती। फिर लड़की कहती है कि वह जल्दी में निकली थी। फिर टाकेरू उसे डांटते हुए कहता है कि इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। फिर लड़की शर्म से नीचे देखती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाकेरू को उसके शरीर से अजीब सी बदबू आती है और वह नाक सिकोड़कर बोलता है कि तुम्हारे अंदर से तो फूलों की खुशबू आनी चाहिए थी, पर यह कैसी बदबू है। जिसे सुनकर लड़की गुस्से में आकर कहती है कि तुम कितने बदतमीज हो और धन्यवाद बोलकर जंगल की तरफ तेजी से भाग जाती है। जिसे सुनकर टाकेरू वहीं खड़ा रह जाता है, सोचता है कि क्या आज का दिन और अजीब हो सकता है। और जैसे ही वह एल्फ गर्ल चली जाती है
टकेरू रास्ते में कुछ और मटेरियल्स इकट्ठा करने लगता है और जंगल के बाहर आते ही बी को कुछ अजीब लगता है और टकेरू की नजर भी सड़क पर चल रही एक कैरेज पर पड़ती है। और जब वह कैरेज पास आती है तो टकेरू नोटिस करता है कि उसे खींचने वाला घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि एक ई रैंक यूनिकॉर्न हॉर्स है जो बहुत रेयर माना जाता है। फिर कैरेज चलाने वाला आदमी पोरन उससे पूछता है कि अरे भाई, तुम अकेले जंगल में क्या कर रहे थे? फिर टकेरू बताता है कि वह टोरमी विलेज जा रहा है। फिर पोन हैरान होकर कहता है कि क्या इतनी दूर पैदल जा रहे हो? फिर उसकी वाइफ और बच्चे भी क्यूरियस से टकेरू को देखने लगते हैं और पोरन की नजर टकेरू के हाथ में पकड़े स्टाफ पर जाती है और वह पूछता है कि क्या तुम एक मैजिशियन हो? जिसे सुनकर टकेरू हंसते हुए समझाता है कि मैं मैजिशियन नहीं हूँ, बस एक गैदर हूँ। फिर पोरन उसकी बात सुनकर अफेक्टेड होता है और बताता है कि वह भी टोर में ही जा रहा है और वह टकेरू को अपने साथ बैठने का ऑफर देता है, लेकिन टकेरू मना कर देता है और बोलता है कि मैं थोड़ा बड़ा हूँ और कैरेज में फिट नहीं हो पाऊंगा। फिर पोरन के बच्चे टकेरू के लंबे चौड़े शरीर को देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन पोरन का बेटा काइन जिद करता है कि टकेरू को साथ चलना चाहिए, तो वह आखिरकार कैरेज के पीछे बैठ जाता है। और कैरेज में बैठते हुए टकेरू सोचता है कि पता नहीं क्यों इस दुनिया के सारे बच्चे मुझसे इतने जल्दी घुल मिल जाते हैं। फिर पोरन मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारे साइज की वजह से आधी कैरेज हिल रही है, जिसे सुनकर टकेरू मुस्कुराकर माफी मांगता है कि सॉरी, ज्यादा जगह ले ली। फिर पोरन कहता है कि कोई बात नहीं और टोरमी के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसे सुनकर टकेरू को अच्छा लगता है कि इतने छोटे बच्चे भी इतनी डेंजरस यात्रा पर अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। फिर पोरन की बेटी यूनान उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है, जिसे देखकर टकेरू मुस्कुराकर पूछता है कि तुम लोग मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर लेते हो? फिर पोन का बेटा काइन हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम बुरे इंसान होते तो हमारा मैजिक अलर्ट आइटम चमक उठता। फिर टकेरू उस छोटे से बेल को देखता है जिसमें एक मैजिक स्टोन लगा होता है और सोचता है कि वह भी ऐसा आइटम बना सकता है। फिर उसे याद आता है कि उसने अपना नाम तो बताया ही नहीं। फिर वह बताता है कि मेरा नाम टकेरू है, जिसे सुनकर पोरन की वाइफ इलाइजा भी मुस्कुराकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी अचानक टकेरू के बैग में रखा बी हिलने डुलने लगता है, जिसे देखकर बच्चे पूछते हैं कि यह अजीब सी आवाज क्या है, जिसे सुनकर टकेरू कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस सामान हिल गया होगा। फिर इलाजा हंसते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, कई एडवेंचरर्स के पास मॉन्स्टर पेट्स होते हैं, जिसे सुनकर टकेरू मान जाता है और बी को बाहर निकाल देता है। और जैसे ही बी बाहर आती है, बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और बोलते हैं कि वाह, ये कितना क्यूट है। फिर पोन और इलाइजा दोनों हैरान रह जाते हैं कि टकेरू के पास इतना रेयर क्रिएचर है। फिर टकेरू बी की असली पहचान छुपाने के लिए बोलता है कि अरे नहीं, ये कोई एंशिएंट ड्रैगन नहीं, बस एक ब्लैक ड्रैगन है। फिर पोरन मजाक में पूछता है तो क्या तुम ड्रैगनाइट हो? फिर टकेरू हंसते हुए कहता है कि नहीं, बस एक दिन मुझे ड्रैगन एग मिला और मैंने उसे हैच कर लिया। फिर बी खेलने के मूड में टकेरू को ऐसे दबा रही होती है जैसे कोई बच्चा मिट्टी के खिलौनों से खेलता हो, जिसे देखकर पोरून हैरानी से कहता है कि तुमने अकेले ड्रैगन एग हैच कर लिया और ये तो नामुमकिन लगता है। फिर टकेरू इलाजा से पूछता है कि क्या ड्रैग्स बहुत रेयर होते हैं? फिर एलाइजा बताती है कि ड्रैगनाइट तो कभी-कभी दिख जाते हैं, लेकिन असली ड्रैग्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फिर टकेरू मन ही मन सोचता है कि शायद इस दुनिया में भी वीडियो गेम्स जैसे ड्रैगनाइट्स होंगे और रात होने पर वो लोग कैंप लगाकर रुकते हैं। और टकेरू अपने पास रखे मैजिक स्टोन से एक बैरियर स्पेल बना देता है ताकि कोई मॉन्स्टर पास ना आए, जिसे देखकर पोरून राहत की सांस लेते हुए कहता है अब तो चैन की नींद आएगी। फिर टकेरू मुस्कुराकर कहता है कि बी भी आसपास नजर रखेगी, जिससे कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर बी आसमान में उड़ने लगती है और फैमिली को भी उसके साथ ज्यादा सेफ फील होता है। फिर जब इलाइजा रात का खाना बनाने की तैयारी करती है तो टकेरू पूछता है कि अगर आप चाहें तो आज का खाना मैं बना लूं। फिर जब टकेरू अपने बैग से कुकिंग सेट निकालता है तो बच्चे हैरान होकर बोलते हैं कि तुम तो सच में मैजिशियन लगते हो। पर टकेरू हंसते हुए समझाता है कि यह कोई जादू नहीं, बस एक बॉटमलेस स्टोरेज बैग है और इसमें जितना भी सामान रखो खत्म ही नहीं होता। फिर वह आराम से खाना बनाना शुरू करता है और कुछ देर में जब खुशबू फैलती है तो पूरा परिवार उत्साह से उसकी तरफ देखने लगता है, जिस पर टकेरू मुस्कुराकर कहता है कि चलो सब खाना शुरू करो। और बच्चे सबसे पहले प्लेट उठाते हैं और बस एक बाइट लेते ही बोल पड़ते हैं कि यह कितना स्वादिष्ट है। फिर थोड़ी देर बाद पोरन और इलाजा भी खाना चखते हैं और इलाजा मुस्कुराकर टकेरू से बोलती है कि तुम तो कमाल के चीफ हो। लेकिन पोरन चुप बैठा होता है और उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे होते हैं, जिसे देखकर इलाजा पूछती है कि क्या हुआ और सब ठीक तो है ना? फिर वह अचानक सर उठाता है और आंखों में आंसू और नाक बहती हुई होती है और वह बोलता है कि आखिरकार मैंने इतने दिनों बाद असली खाना खाया और अब तक तो बस सूखा बेस्वाद मीट खाकर तंग आ गया था। और उसके इस मजेदार ड्रामा पर टकेरू हंसने लगता है। फिर पोरू नाक पोंछते हुए कहता है मानो या ना मानो, पर तुमने जरूर कोई मैजिक यूज किया है ताकि खाना इतना टेस्टी बने। फिर बच्चे भी अपने फादर की हरकतों पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर डिनर खत्म होने के बाद पोरून अपना गिटार निकालता है और इलाजा उसके साथ गुनगुनाने लगती है और धीरे धीरे माहौल में संगीत और हंसी भर जाती है और टकेरू बच्चों के साथ खेलने लगता है जैसे बहुत समय बाद किसी परिवार के बीच सुकून मिल रहा हो। और खेलते खेलते उसके मन में अर्थ पर बिताए अकेलेपन के दिन याद आ जाते हैं और वह सोचता है कि शायद दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना ही असली खुशी है। फिर वह मन में मुस्कुराता है कि इस आइस स्काई वर्ल्ड ने सच में मुझे एक नई जिंदगी दी है। फिर रात गहराती है और जब सब थक जाते हैं तो टकेरू बी को सुला देता है और बेबी ड्रैगन सो जाती है और टकेरू अपने बिस्तर पर लेटकर आसमान की तरफ देखता है जहाँ काफी सारे तारे टिमटिमा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वह सोचता है कि अगर हर रात इतनी खूबसूरत होगी तो शायद मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। फिर सुबह होते ही आसमान हल्का नीला होने लगता है और पोरन पहले से ही उठ चुका होता है और वह बारिश के पानी से गाड़ी और सामान साफ कर रहा होता है, जबकि बच्चे अब भी अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और उनके बीच में भी आराम से सोई हुई होती है। और टकेरू भी जल्दी उठ चुका होता है और वह जमीन पर बैठकर अपने सीजर्स को चमकाने में लगा होता है जैसे कोई अपने पसंदीदा टूल्स को तैयार कर रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद इलाइजा भी कैरेज से बाहर आती है और सुबह की ताजी हवा में गहरी सांस लेते हुए वह मुस्कुराकर टकेरू से कहती है कि जो अपने टूल्स का ध्यान रखता है वही एक अच्छा एडवेंचरर बनता है। और टकेरू उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और उसे एहसास होता है कि हाल ही में वह सच में अपनी जिंदगी का मजा ले रहा है और वह सोचता है कि शायद मुझे यह गैदर क्लास यूं ही मिली थी।
लेकिन शायद मैं इसके लिए ही बना हूँ। फिर थोड़ी देर में सब तैयार हो जाते हैं आगे की जर्नी के लिए, और इस बार टकेरू पूछता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए कैरेज चलाऊं, जिस पर पोरन खुशी से हंसता है और बोलता है कि क्यों नहीं, और मुझे भी दिखाओ कि तुम कैसे चलाते हो। फिर टकेरू आगे की सीट पर पोरन के साथ बैठ जाता है और कैरेज बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ती जाती है, और वह यूनिकॉर्न हॉर्स बहुत समझदार निकला और टकेरू के हर इशारे पर तुरंत एक्शन देता है। फिर कुछ देर बाद बीबी जाग जाती है और उड़ते हुए टकेरू के पास आकर सुकून से बैठ जाती है, और करीब 2 घंटे की आसान जर्नी के बाद उन्हें आखिरकार टोर्मी विलेज का पहला नजारा दिखता है, और गांव के गेट पर पहुंचते ही टकेरू कैरेज से उतर जाता है। फिर पोरन और उसका परिवार उससे मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम्हारे साथ वक्त बहुत अच्छा बीता। फिर टकेरू भी सिर झुकाकर शुक्रिया कहता है और वह आगे बढ़ जाते हैं, और गेट पर खड़ा गार्ड पोरन को देखकर कहता है कि पोरन साहब आ गए और अब तो स्प्रिंग आने वाला है, जिसे सुनकर टकेरू हैरान होकर पूछता है कि ऐसा क्यों। तो गार्ड समझाता है कि पोरन एक वीवर है और वह हमेशा गर्म इलाकों की तरफ सफर करता है, और जब भी वह हमारे गांव आता है तो हमें पता चल जाता है कि अब समर और स्प्रिंग आने वाले हैं। फिर गार्ड बताता है कि इन एरिया में हाल में शिकार कम हो गया है, और शायद इसलिए पोरन असली खाना देखकर इतना खुश हुआ था। फिर टकेरू मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि भगवान का शुक्र है कि मेरे पास इतनी अच्छी गैदरिंग स्किल्स हैं कि मुझे ना तो खाने की टेंशन होती है न पैसों की। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने क्वेस्ट शॉपकीपर से मिलने जाता है और उसे सारे कलेक्टेड आइटम्स दिखाता है। फिर शॉपकीपर ध्यान से हर चीज एक एक करके देखता है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर रुक जाती है, और वह उसे हाथ में लेकर कहता है कि तुम्हें यह कहाँ मिला, और यह कोई नॉर्मल मिस्ट्रल ओर नहीं है बल्कि यह तो मैजिकल मिस्ट्रल ओर है। जिसे सुनकर टकेरू पूछता है कि यह क्या होता है। फिर शॉपकीपर बताता है कि यह कोई आम चीज नहीं, और ये लेजेंड्स में मिलती है और इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड माना होता है, और अगर ऐसे 2 या 3 पत्थर भी मिल जाए तो पूरे किंगडम के सारे मैजिक स्टोन्स की जगह ले सकते हैं। जिसे सुनकर टकेरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अपनी स्पेशल स्किल को छिपाने के लिए कैजुअली बोल देता है कि यह तो मुझे बस ऐसे ही जंगल में मिल गया था। फिर शॉपकीपर मुस्कुराकर कहता है कि क्या यूं ही मिल गया है, और फिर भी तुम्हारे अंदर जबरदस्त स्किल और किस्मत दोनों है। फिर वह एडवाइस देता है कि तुम्हारी असली जगह यहाँ नहीं है और तुम्हें अगले बड़े शहर बेलकाइम जाना चाहिए, और वहाँ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस तरह के रेयर आइटम्स खरीद सकते हैं, और तुम्हें इस दुनिया के बारे में ज्यादा सीखने का मौका भी मिलेगा। फिर वह आगे कहता है कि और अगर सच में आगे बढ़ना है तो किसी गिल्ड में जरूर शामिल हो जाओ, और वहाँ तुम्हें एडवांस नॉलेज और ट्रेनिंग मिलेगी। फिर उस रात टकेरू अपने रूम में आराम से बैठा होता है और गिल्ड्स और एडवेंचरर्स के बारे में पढ़ने लगता है, और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि एडवेंचरर बनना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन फिर वह मुस्कुराता है और सोचता है कि इतनी जल्दी क्या है, और अभी तो जिंदगी मजेदार लगने लगी है। फिर अब टकेरू तय करता है कि उसका अगला कदम होगा किसी गिल्ड में शामिल होना, लेकिन फिलहाल वो कुछ दिन और टॉर्मी विलेज में रुकने का सोचता है, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान वो उस बीस्ट का मीट जो उसने कुछ दिन पहले मारा था पूरे गांव के लिए पकवाने की पेशकश करता है, क्योंकि गांव में शिकार की काफी कमी थी, तो सब लोग खुशी से उस मीट फीस्ट का मजा लेते हैं। यहाँ तक कि गांव के शरारती लोग भी उस दिन मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, मतलब कि मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल। फिर इसके बाद टकेरू कुछ और दिन गांव में घूमते हुए चीजें इकट्ठा करता रहता है, जैसे जड़ी बूटियां, ओवरीज और हर्ब्स। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, और गांव की एक प्यारी सी ओल्ड लेडी उसे रोकती है और मुस्कुराते हुए कुछ सीजनिंग्स और स्पाइसेस थमा देती है, और वह कहती है कि बेटा, पूरा गांव तुझसे इतना घुल मिल गया है कि सब चाहते हैं कि तू थोड़ा और रुक जाए। फिर टकेरू हंसते हुए जवाब देता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन अभी मुझे अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है। फिर वह उसे घर का बना हुआ खाना भी पैक करके देती है, क्योंकि बेलकाइम सिटी तक का सफर करीब 1 महीने का है। फिर वह कहती है कि अगर कभी मन उदास हो जाए या अकेलापन लगे तो फिर से इस गांव में लौट आना। जिसे सुनकर टकेरू सिर झुकाकर कहता है कि आपका शुक्रिया, और सच में आप सबने इस जगह को घर जैसा बना दिया था। और रात को वह अपने रूम में लौटकर बी को सुला देता है ताकि वह अगले दिन के लंबे सफर के लिए तैयार रहे, और खुद भी सोने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि गांव वालों ने मेरे लिए इतना किया और मुझे भी कुछ लौटाना चाहिए। फिर वह बिस्तर से उठता है और टेबल पर रखे लट्टन और उस मैजिकल मिसरल स्टोन को ध्यान से देखता है, और उसे याद आता है कि कैसे गांव के गार्ड दिन रात बाहर खड़े रहते हैं ताकि कोई मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। फिर वह फैसला करता है कि उनके लिए कुछ खास बनाऊंगा, और वह अपने जादू और क्रिएटिविटी का यूज करके लॉटन को उस पत्थर की माना एनर्जी से जोड़ देता है, और धीरे धीरे एक चमकदार मैजिकल लैंटर्न बन जाती है जो अपने आसपास प्रोटेक्शन बैरियर बना सकती है। फिर अगली सुबह जब टकेरू सफर पर निकलने के लिए तैयार होता है तो पूरा गांव उसे विदा करने बाहर इकट्ठा होता है। फिर वह मुस्कुराकर सबको कहता है कि यह छोटा सा गांव अब मेरे लिए घर जैसा है और मैं जरूर वापस आऊंगा। फिर वह उस मैजिकल लैंटर्न को गार्ड को देता है और कहता है कि यह जादुई आइटम तुम्हारे चारों ओर एक बैरियर बना देगा, जिससे कि कोई भी खतरनाक मॉन्स्टर गांव के पास नहीं आ पाएगा। जिसे देखकर सारे लोग हैरान और खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी शॉपकीपर उस लॉटन को उठाकर ध्यान से देखता है और पूछता है कि क्या तुमने इसमें वो मैजिक मिसरल स्टोन यूज किया है। फिर वह नीचे का हिस्सा खोलता है और सचमुच वही पत्थर देखता है, जिसे देखकर वह चिल्लाने ही वाला होता है कि अरे इसे वापस ले लो और यह बहुत कीमती है। लेकिन तब तक टकेरू हंसते हुए भाग चुका होता है और वह बोलता है कि रहने दो और यह गांव के काम आएगा। फिर पूरा गांव हाथ हिलाकर उसे विदा करता है और ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। जब वह खुले मैदानों से गुजरता है, नीले आसमान को देखते हुए सोचता है कि क्या दिन है आज का। लेकिन तभी सामने से एक बड़ा सा क्रैब मॉन्स्टर निकल आता है, जिसे देखकर टकेरू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं कि अरे ये क्या चीज है। वह पहले तो डर जाता है, फिर तुरंत अपने अप्रेजल स्किल से उसका लेवल चेक करता है। फिर वह देखता है कि यह सी रैंक मॉन्स्टर है और इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर ध्यान जाता है कि और ये तो खाने लायक भी है। फिर वह मुस्कुराकर बी से कहता है कि चलो बी, आज के मेन्यू में कैब मीट रहेगा और सुना है कि यह बहुत टेस्टी होता है।
फिर वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और अपने मैजिक से अपनी बॉडी को सख्त बना लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई अटैक प्लान करे, बी आगे बढ़ जाती है और अपनी सुपरसोनिक ब्लास्ट चला देती है, जिससे सामने वाला तुरंत गिर जाता है। पर इससे पहले कि वह उसे कांटे दो और क्रैब्स उसके आसपास आ जाते हैं और दोनों साइड टू साइड मूव कर रहे थे, जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि क्रैब्स शायद सिर्फ साइडवेज ही चल सकते हैं, तो वो इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन उसके डर के लिए वो दोनों क्रैब्स सीधे उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे डज करने का कोई मौका नहीं मिलता और उसे लगता है कि शायद यहीं उसकी जर्नी खत्म होने वाली है। पर शुक्र है बी उतनी बेवकूफ नहीं है जितना वह खुद है। फिर बी तुरंत उसे कॉलर से पकड़ लेती है और हवा में उठा देता है और तभी वह दोनों क्रैब्स एक दूसरे से जोर से टकरा जाते हैं और दोनों की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पहला क्रैब फिर से उठता है और उसकी तरफ भागने लगता है और इस बार टकेरू तैयार था और वह अपना स्टाफ निकालता है और जोरदार वार करता है जैसे कोई होम रन मार रहा हो और मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। और शाम होते होते दोनों एक बढ़िया डिनर के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर टकेरू अपने इंचेंटमेंट्स यूज करके अपने हाथ को मजबूत करता है और क्रैब की टांगे काटता है और उन्हें पानी और मसालों के साथ पॉट में डालकर एक गाढ़ा स्टू बनाता है। जब मीट पक जाता है तो वह लोग शेल तोड़ते हैं और इस नए वर्ल्ड में क्रैब का पहला बाइट लेते हैं। फिर टेस्ट से खुश होकर टकेरू खुद पर बहुत गर्व महसूस करता है और वह बी से कहता है कि उसे कितना अच्छा लग रहा है और अब वह वेट नहीं कर सकता दुनिया घूमने का ताकि और भी नए टेस्ट कर सके। लेकिन लगता है कि गांव वालों ने झूठ बोला था, क्योंकि उसे शहर बेलकाइम तक पहुंचने में 1 महीना तो बिल्कुल नहीं लगा और बेलकाइम एक बहुत बड़ा और सेफ शहर है जिसके एक साइड में पानी है। फिर वह बाकी लोगों के साथ लाइन में खड़ा हो जाता है शहर में एंट्री के लिए और उसे लगता है कि वह शायद ज्यादा नोटिसेबल है, तो वह अपने मैजिक से अपने मैजिक बैग को नॉर्मल दिखने वाला बैग बना देता है और बी को थोड़ी देर के लिए छुप जाने को कहता है। फिर थोड़ी देर बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसे बुलाता है और वहाँ से उसका सामान और आईडी चेक करता है कि कहीं वह कोई गड़बड़ करने तो नहीं आया। और वह लोग काफी चिल लग रहे थे और बस बेसिक मैजिक स्कैन करके देखते हैं कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और एक लेडी उसका बैग भी चेक करती है पर कुछ अनयूजुअल नहीं मिलता है, जिसे देखकर टकेरू को जानना होता है कि दूसरे लोग उसके स्टैट्स को कैसे देखते हैं। पर उसे एहसास होता है कि सब नॉर्मल दिखता है क्योंकि गॉड ने उसे खास तौर पर इस तरह बनाया था कि वह अलग न लगे। फिर ऑफिसर कहता है कि सब ठीक लग रहा है, लेकिन उसके पास ब्लेसिंग ऑफ द ड्रैगन है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। फिर टकेरू सच बताने का फैसला करता है और बी को दिखा देता है और सब उसकी क्यूटनेस देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन टीए एजेंट कहता है कि उसे बी पर एक टैग लगाना होगा क्योंकि वह बिना पहचान के ड्रैग्स को शहर में घूमने नहीं दे सकते। तो टकेरू अपने पास वाला ब्रेसलेट निकालता है और बी की पूंछ पर बांध देता है, जिससे उनकी इमिग्रेशन पूरी हो जाती है और उन्हें शहर में वेलकम कर लिया जाता है। और शहर में दाखिल होते ही वह वहाँ की रौनक देखकर हैरान रह जाता है और वह देखता है कि हर जाति के लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और कोई खाना खरीद रहा है तो कोई आर्मर ले रहा है और कोई ट्रेनिंग हॉल्स जा रहा है। वह पूरे शहर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर उसकी नजर गिल्ड हॉल पर पड़ती है और वह सीधा एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ बढ़ता है और अंदर जाकर देखता है कि वहाँ हर तरह के वॉरियर्स और मेट्स भरे हुए हैं और वह भी एकदम शानदार माहौल के साथ। तभी अचानक टकेरू के पास आर्याना आती है जो एक बनी गर्ल सेनपाई है और वह गिल्ड में उसका वेलकम करती है और पूछती है कि क्या वह खुद को यहाँ रजिस्टर करना चाहेगा, जिस पर टकेरू सिर हिलाता है और उसके साथ डेस्क के पास जाता है जहाँ आर्याना उसकी सारी जानकारी लिखती है और पूछती है कि क्या उसके पास कोई पहले का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जिसे सुनकर टकेरू कहता है कि ज्यादा नहीं, लेकिन उसने एक अजीब से बर्ड और कुछ स्नेक वुल्फ्स और बहुत बड़े क्रैब से लड़ाई की थी। जिसे सुनकर आर्याना थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि क्या उसके पास इसका कोई प्रूफ है। तो यह बेवकूफ अपनी डोरेमोन पॉकेट में हाथ डालता है और एक पूरा मरा हुआ क्रैब निकालकर टेबल पर पटक देता है, जिससे टेबल का आधा हिस्सा टूट जाता है, जिसे देखकर आर्याना डर के मारे बाहर भाग जाती है और पूरे गिल्ड के लोग इकट्ठा हो जाते हैं यह देखने के लिए कि क्या हुआ। और वहाँ मौजूद एक फरी अपनी स्पेशल स्किल यूज करके टकेरू को चेक करता है और आर्याना से कहता है कि वह शांत रहे क्योंकि टकेरू किसी भी तरह का खतरा नहीं लगता। जिसे सुनकर टकेरू थोड़ा हैरान होता है तो फरी समझाता है कि उसके पास एक खास एबिलिटी है जिससे वह किसी भी इंसान के इंटेंशंस देख सकता है और अगर कोई रेड कलर में दिखे तो मतलब वो ट्रबल चाहता है, लेकिन टकेरू ब्लू दिखा मतलब कि वह सेफ है। और टकेरू को यह सुनकर राहत मिलती है, लेकिन फरी पूछता है कि आखिर वो यह मरा हुआ क्रैब लेकर क्यों घूम रहा है। फिर टकेरू जवाब देता है कि ऑब्वियसली खाने के लिए और कोई बेवकूफ ही होगा जो इतना अच्छा क्रैब मीट वेस्ट करेगा। और उसकी यह बातें सुनकर पूरे गिल्ड के लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में लोग क्रैब खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इंडिया जैसे ज्यादा खुले विचारों वाले हैं और किसी की चॉइस में ज्यादा दखल नहीं देते, तो वह टकेरू को जैसा है वैसा रहने देते हैं। फिर इसके बाद फरी आर्याना से कहता है कि वह उसका रजिस्ट्रेशन पूरा कर दे। फिर आर्याना पूछती है कि क्या उसके कोई पार्टनर है, तो टकेरू बताता है कि उसका एकमात्र पार्टनर उसका ड्रैगन भी है। जिसे सुनकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि इस दुनिया में ड्रैगन देखना बहुत रेयर है और कोई इंसान अगर गैदर क्लास का हो जो खुद में बहुत रेयर है और साथ में उसके पास इतना पावरफुल बीस्ट भी हो तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी टकेरू वहाँ खड़ा था, उसे तुरंत सबका ध्यान मिलने लगता है और कई गिल्ड्स उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करने लगते हैं। फिर आर्याना फैसला करती है कि उसे थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए उसे अगले रूम में ले जाए। फिर टकेरू सोच रहा था कि कुछ रोमांटिक होने वाला है, लेकिन उसे बस उसकी एप्लीकेशन पर गिल्ड का मार्क दिया जाता है जिससे ऑफिशियली साबित हो जाता है कि वह अब एक रजिस्टर्ड एडवेंचरर है और इसके साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। और आर्याना उसे एक कॉपर ब्रेसलेट देती है जो रैंक एफ का सिंबल होता है, मतलब कि हर नए सदस्य की स्टार्टिंग रैंक पर टकेरू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बस अपने आने वाले एडवेंचर की इमेजिनेशन में खो जाता है और सोचता है कि अब उसे कितनी शानदार जर्नीज मिलने वाली हैं। टाइम बाद टाकू एक मरे हुए एडवेंचर के फैमिली के पास जाता है जिसे उसने जंगल में देखा था। वो उन्हें उनकी बिलोंगिंग्स वापस देता है और दुख भरी आवाज में कहता है, मैंने उसे टॉर्मी के पास जंगल में पाया, मुझे नहीं लगता कि उसने ज्यादा तकलीफ झेली। उनकी माँ रोने लगती है और टाकू उनके साथ चुपचाप खड़ा रहता है और उसके पिता बस चुपचाप सर हिला के टाकू का शुक्रिया अदा करते हैं।
बाद में टाकू गेट के अपेराइजर से मिलता है और उसे कुछ आइटम बेचता है। 8 पैरा लीव्स, 6 पॉल्वन रूट्स और 20 लैपिस और मेयर मशरूम्स। अप्राइजर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, मैंने इतने बड़े मशरूम पहले कभी नहीं देखे और सब लोग तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे हैं। वो कहता है कि अब तो क्लाइंट्स स्पेशल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सिर्फ टाकरू के लिए। टाकरू थोड़ा हम्बल स्माइल करता है, मैं ऑनर्ड फील करता हूँ। तभी एरियाना रूम में आती है और कहती है, टाकेरू तुम्हारे लिए बहुत सारे जॉब रिक्वेस्ट आए हैं, सब करना पॉसिबल नहीं लेकिन कुछ चूज कर लो। टाकेरू कहता है, ठीक है मैं कुछ कर लूंगा। एरियाना खुशी से कहती है, मैं क्लाइंट्स को बता दूंगी। उसके बाद एक लंबा और थका देने वाला दिन खत्म होता है और टाकून डिसाइड करता है कि पब्लिक बाथरूम जाने का। वो रिलैक्स करते हुए सोचता है, इस दुनिया में आके आधा महीना हो गया। जब हम बेल्किन आए थे तो ये बाथरूम कितना गंदा था। अच्छा हुआ मैंने क्लीन मैजिक यूज किया। अब वो हर दिन के एंड में गर्म पानी में रिलैक्स कर सकता है, एक छोटी सी लग्जरी जो उसे बहुत सुकून देती है। तभी एक लिडमैन एडवेंचरर जिसका नाम क्लेस्टन है उसके पास आता है। टैकर थोड़ा सरप्राइज होता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्लेस्टन कहता है, पुरानी चोट दर्द कर रही है, लगता है बारिश होने वाली है। बातों बातों में क्लेस्टन बोलता है, मैंने सुना है कि तुम हीलिंग मैजिक भी यूज करते हो, तुमने किसी बीमार आदमी को क्योर किया था? टाकरो मुस्कुराता है, हाँ बस इमिटेट कर रहा था जो मैंने पहले देखा था, मैंने उससे पैसे नहीं लिए। क्लेस्टन हंसकर कहता है, तुम सच में एक सेल्फलेस बंदे हो, पर अगर चाहो तो इस स्किल से तुम अमीर बन सकते हो। टैकरू थोड़ा टेंस होता है, क्या लोग मुझे इस वजह से पसंद नहीं करेंगे? क्लेस्टन जोर से हंस पड़ता है। टैकरू कहता है, मैं अभी जहाँ हूँ उससे खुश हूँ, रैंक बढ़ाने का मन नहीं है। क्लेस्टन कहता है, तुम सच में अलग हो, पर ध्यान रहे ऐसे लोग ज्यादा नोटिस में आ जाते हैं। टाकू कैजुअल टोन में बोलता है, मुझे बस कुछ शार्प सीजर चाहिए मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। कलेक्शन बोलता है, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा था। वो निकलते हुए कहता है, तुम्हें इस दुनिया के बारे में और सीखना चाहिए। कुछ दिन बाद टाकू फिर गिल्ड आता है, एक और जॉब कंप्लीट करने के बाद। वहीं अप्राइजर फिर से कहता है, टाकरू तुम्हें रैंक अप कर लेना चाहिए, तुम्हारे जैसे बंदे के लिए हायर रैंक मुश्किल नहीं। पर टाओ फिर से कहता है, मुझे रैंक बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस पीस चाहिए। और जैसे ही वो बात खत्म होती है गिल्ड के दरवाजे जोर से खुल जाते हैं। एक एडवेंचरर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, गोब्लिन्स अटैक कर रहे हैं। गिल्ड मास्टर तुरंत ऑर्डर देता है, सब रैंक डी और उसके ऊपर के एडवेंचर को बुलाओ और जितने भी हीलर्स और मेडिक्स अवेलेबल हैं उन्हें नॉर्थ स्टेशन भेजो। तभी एक छोटी सी लड़की म्यूसले रिपोर्ट देती है, सर रैंक ए के एडवेंचरर्स में से ब्रैक और मोहम टाउन से बाहर है लेकिन क्लेस्टन अवेलेबल है। गिल्ड मास्टर तुरंत कहता है, तो फिर तुरंत दूसरे ड्रैगन को बुलाओ। ये सब देख के टाकरू सोचता है, मैं तो सिर्फ रैंक एफ हूँ, ये सब मेरी लेवल के बाहर है। और वो चुपके से निकलने लगता है लेकिन गिल्ड मास्टर उसे रोक लेता है और कहता है, तुम भी चल रहे हो? टाकू शॉक में कहता है, मैं तो एफ रैंक हूँ भाई। पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मीटिंग में सब एडवेंचरर इकट्ठा होते हैं। गिल्ड मास्टर मैप पर पॉइंटर लगाता है और कहता है, फ्रंट लाइन अभी स्टेप लेन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गोब्लिन सीधा बेरहम की तरफ मार्च कर रहे हैं, हमें उन्हें सावलेस्ट रिवर के ब्रिज से क्रॉस करने नहीं देना है। सब वॉरियर एक्साइटेड होते हैं, एड्रिनल से भरे हुए। टाकरू उन्हें देखता है और सोचता है, ये लोग तो कॉम्बैट के दीवाने हैं, पर मैं तो एक सिंपल क्राफ्टर हूँ। उसे लगता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है। तब 2 एडवेंचरर डिएगो और ऑन लोडो उसके पास आते हैं। हेरे कैफ, बस पीछे ही रहना, तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं है वैसे भी। और दोनों हंसने लगते हैं। टैको ऑकवर्ड स्माइल करता है लेकिन तभी गिल्ड मास्टर उसके पास आता है और कहता है, तुम वही हो ना जिसके बारे में ग्रिट ने इतनी तारीफ की थी? टैकोरो थोड़ा नर्वस होकर के कहता है, हाँ शायद मैं ही हूँ। गिल्ड मास्टर कहता है, सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं और ग्रिट किसी को इतनी इजीली अप्रिशिएट नहीं करता। टाइगर ब्लश करते हुए कहता है, मैं ऑनर्ड फील करता हूँ। गिल्ड मास्टर उसकी आंखों में देखता है, बिना ब्लिंक किए। टाओ भी सीधा देखते रहता है। तब मास्टर जोर से हंस पड़ता है, पहली बार कोई मेरी आंखों में देखा और डरा नहीं। वो कहता है, तुम दिखते तो सिंपल हो लेकिन मुझे लगता है कि तुम अंदर से बहुत पावरफुल हो। डियागो और ऑडो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा जलने लगते हैं पर मास्टर उन्हें इग्नोर करके कहता है, टाकरू तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बस लड़ो उसके लिए जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मसले उसके पास आती है और थोड़ा सैड टोन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर ने रैंक एफ को भी भेज दिया लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ। टाकर वो कंफ्यूज होता है। वो कहती है, मैं हीलिंग मैजिक यूज कर सकती हूँ, हमें मास्टर के ट्रस्ट पर खरा उतरना है। मिशन बेस तक जाते हुए मसली क्लियरली डर रही होती है। वो लिटरली टाकरू के आर्म पकड़ लेती है जैसे उसकी लाइफ उसी पर डिपेंड करती हो। टाकरू समझ जाता है कि अगर ये इतना डर गई तो बैटल में प्रॉब्लम होगी। वो कामली कहता है, देखो हम लोग रेयर साइड पर हैं, हमें एनिमी दिखेगा भी नहीं, तुम्हारा काम बस हील करना है, फाइट नहीं। मसली आंखों में आंसू लेकर कहती है, मैं डर नहीं रही हूँ। टाकरू जेंटल टोन में कहता है, डर लगना नॉर्मल है, जो बैटल फील्ड में लड़ते हैं वो भी डरते हैं लेकिन वो अपने फियर के बावजूद लड़ते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट देना है। उसकी बात सुनकर के म्यूसले अपने आंसू पोंछती है और स्माइल करती है। तुम सही कह रहे हो टाकरू, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और वह दोबारा कॉन्फिडेंट बन जाती है। इसके बाद बेस पर वापस आते ही क्ले टाकरू के पास आता है। उसके पहले दिए गए जज्बाती स्पीच से इंप्रेस होके क्ले हंसता है और बोलता है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने पैशन से बोल सकते हो। तब टाकू उससे पूछता है, तुम फ्रंट लाइन पर नहीं जा रहे? क्ले कहता है, आज मेरी पुरानी चोट फिर से दर्द कर रही है और शरीर साथ नहीं दे रहा। टाकरू समझ जाता है यह वही गहरी चोट है जो उसने क्ले के पीठ पर देखी थी। वो पूछता है, क्या वो चोट तुम्हें शर्म का एहसास दिलाती है? क्ले थोड़ा चुप हो जाता है और फिर धीरे से कहता है, हाँ लोग सोचते हैं कि मैं किसी दुश्मन से भाग गया था। टाकरो तुरंत बोलता है, लेकिन तुमने वो चोट किसी को पचाते हुए खाई थी ना, तुम जिंदा हो, इसका मतलब तुम अभी भी किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्ले हैरान हो जाता है, शायद तुम सही कह रहे हो। अचानक गिल्ड मास्टर की आवाज आती है, फॉरेशन टूट चुके हैं, दुश्मन पास आ रहे हैं। क्ले बिना सोचे अपना हथियार उठाता है, चाहे मेरा शरीर टूट जाए मैं सबको बचाऊंगा, और बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ जाता है। टैकर उसे रोक नहीं पाता लेकिन अंदर से जानता है अगर क्ले अपने आप को बर्बाद कर देगा तो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वापस बेस पर म्यूसले अब थोड़ा संभल चुकी थी। टैकरो देख के कहता है, मैं अब और नहीं भाग सकता। वो अपना स्टाफ निकालता है और एक पावरफुल मैजिक सील्ड एक्टिवेट करता है। एक ग्लोइंग वॉल पूरे बेस को कवर कर लेती है। फिर वो म्यूसली से कहता है, मैं क्ले के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ इंजर्ड लोगों का ख्याल रखो। टैकरो अपने हाथ और पैरों पर हार्ट स्पेल लगाता है और बैटल फील्ड की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके सामने डजन्स ऑफ गोब्लिन आ जाते हैं। वो कहता है,
बी अब तुम्हारी बारी। छोटा ड्रैगन भी एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और पूरे गोब्लिन सेकंड में गिर जाते हैं। डियागो और एरलाडो वहाँ पहुँच के कहते हैं तुमने हमारी जान बचाई, लेकिन एक हायर रैंक मॉन्स्टर गोब्लिन सर्जेंट अभी भी जिंदा है और वही मॉन्स्टर फ्रंट लाइन तोड़ करके आया था। क्ले अब उनसे अलग हो गया है और उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ है। सीन कट होता है। क्ले अकेले गोब्लिन के बीच बारिश में लड़ रहा होता है। उसके पुराने जख्म फिर से दर्द करने लगते हैं और वो एक बार मिस्टेक कर देता है। जब गोब्लिन्स उस पर टूट पड़ते हैं, टाकरू का ड्रैगन बी उन्हें बिजली से मार गिराता है। टाकरू तेज दौड़ के क्ले तक पहुंचता है। मुझे पता था ये मौसम तुम्हारे जख्मों को और दर्द देगा। क्ले सीखता है जब टाकरू उसकी पीठ पर हाथ रखता है। टाकरू कहता है अब पीछे हट जाओ, मैं काउंटर अटैक प्लान करता हूँ। अचानक एक जबरदस्त रोर सुनाई देती है। क्ले कहता है अब पीछे नहीं हट सकते। गोब्लिन सर्जेंट स्टेज पर आ चुका है, बड़ा मसल से भरा और रेस से भरा हुआ। टाकरू और क्ले दोनों अटैक से बच के एक साइड जाते हैं। क्ले चिल्लाता है मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम भाग जाओ। टाकरू देखता है और कहता है ये स्कार तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या ये किसी खास इंसान की याद है? क्ले कहता है नहीं, सिर्फ ये मेरी बेवकूफी का निशान है, मुझे यह पसंद नहीं। टाकरू कहता है तो फिर अगर मैं इन्हें मिटा दूं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाकरू का ड्रैगन भी एक मैजिक बैरियर बनाता है। टैगो अपने बैग से बड़ियर्स का पानी निकालता है और क्ले के पीठ पर डालता है। फिर वो एक स्पेल चट करता है। रेडीफुल्स मैजिक की चमक क्ले के जख्मों पर फैल जाती है और हवा में एक डिवाइन लाइट भर जाती है और उसके सारे जख्म एक पल में भर जाते हैं। क्ले घुटनों पर गिरता है, लेकिन उसकी चोट के निशान पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। उसका शरीर चमकने लगता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, एनर्जी वेब निकलने लगती है। टाकरू हैरान रह जाता है, ये क्या? क्ले अपने हाथ देख के बोलता है मुझे लगता है कि मेरी ताकत अंदर से उभर रही है, मैं फिर से जवान महसूस कर रहा हूँ। फिर वो गरजता है आओ गोब्लिन्स, और सिर्फ कुछ मिनट में सभी गोब्लिन्स उसके सामने गिर जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद गिल्ड मास्टर आता है और टाकुर से कहता है ये बताओ क्लेस्टोन का पावर तुमने अनलॉक किया था, है ना? टाकरो मुस्कुराता है मैंने तो सिर्फ एक हीलिंग स्पेल यूज करा था। गिल्ड मास्टर आखिर संकोचता है मुझे लगता है कि यह सब कुछ नहीं था, मैंने सुना तुमने बहुत बड़ा स्पेल भी कास्ट किया। टाकरू तुरंत बोलता है वो तो बी ने किया था, मेरा छोटा ड्रैगन। गिल्ड मास्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है तुम असल में कौन हो? टाकरू कहता है मैं तो बस एक एफ फ्रैंक एडवेंचर हूँ जो मटेरियल कलेक्ट करता है। उस रात क्ले टाकू के कमरे में घुस आता है, बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया? टाकरू मुस्कुरा करके कहता है लगता है तुम अब बिल्कुल ठीक हो। क्ले कहता है ठीक, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ जल रहा है, तुमने क्या डाला मेरे अंदर? टाकरो उसे शांत करते हुए कहता है रिलैक्स, मैंने सिर्फ एक एलिमेंट मैजिक का पानी डाला और एक स्पेल कास्ट किया, रेड फुलस। क्ले कंफ्यूज होता है, एलिमेंट पानी मतलब? टाइगर समझाता है ये हाईली कंसंट्रेटेड मैजिकल एसेंस है जिसे एंशिएंट ड्रैगन एफडीएस के अंडरग्राउंड लेक से लाया गया है। क्ले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। टाकरू हंसते हुए कहता है एफडीएस का पापा या मम्मी समझ लो। क्ले शॉक में कहता है वेट, बी एक एंशिएंट ड्रैगन है। टाकरू बोलता है हाँ, मैंने सोचा वो होली वाटर जैसे काम करेगा, मैजिक से भरा पानी स्किन के जरिए अब्सॉर्ब हो जाता है और हीलिंग स्पीड बढ़ जाती है। क्ले कहता है तुम तो एडवांस हीलिंग स्पेल जानते हो। टाकरू मुस्कुराता है नहीं, मैं बस कॉपी किया जो मैंने पहले देखा था। फिर वो काम समझाता है हीलिंग मैजिक तब ज्यादा इफेक्ट होती है जब तुम्हारा दिमाग में ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्लियर हो, नर्व्स, मसल्स, एनर्जी फ्लो, सब कुछ। क्ले अब सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है और पूछता है तुम असल में कौन हो? रूम में एक भारी खामोशी छा जाती है। टाकू सोचने लगता है मुझे उस गॉड ने मना किया था अपनी आइडेंटिटी बताने से, लेकिन अगर मैंने सच बताया तो सब कुछ बदल जाएगा। वो अपनी पुरानी पीसफुल लाइफ नहीं खोना चाहता था, लेकिन उसे लगता है कि वो क्ले का एहसानमंद है और झूठ बोलना गलत होगा। क्ले उसे देखता है और कहता है अगर तुम्हें इतना असुविधा हो रही है तो मैं नहीं पूछता। वो शीश करता हुआ निकलने लगता है, लेकिन टाकरो तुरंत कहता है रुको, मैं बताता हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। क्ले रुक जाता है, आंखों में क्यूरोसिटी, हम अब तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। टैगो धीरे से कहता है मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। रूम में एक लंबा साइलेंस फैल जाता है। क्ले उसे देख करके कहता है तुम पागल हो क्या? टाकरू नर्वस हंसी के साथ कहता है मुझे पता था कि तुम ऐसे ही शक्ल बनाओगे। टाकरो और क्ले के बीच अब एक इमोशनल और थोड़ा कंफ्यूजिंग मोमेंट चल रहा था। टाकरो उसे समझाने की कोशिश करता है रीइंकार्नेशन का मतलब क्या होता है। क्ले सोचता है कि शायद वो कह रहा है कि जब एक आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। टाकरो मुस्कुरा के कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं एक बार मर चुका हूँ और इस नए शरीर में दोबारा जन्म लिया है। क्ले ये सुनकर के शॉक हो जाता है, कुछ मिनट्स लगते हैं उसे ये सब समझने में। टाकरो उसे बैठा करके कुछ डिटेल्स में समझाता है कैसे वो मर गया, कैसे वापस आया और अब तक क्या हुआ। क्ले थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है ये सब सुनकर के थोड़ा अजीब लगता है, पर एक बात तो सच्ची है, टाकरू ने उसके पुराने जख्म ठीक कर दिए और उसे एक ड्रैगन न्यूड बना दिया। ड्रैगन न्यूड वो पुरानी और रेयर स्पीशीज है जो लजार्ड ड्रैगन के एंसेस्टर कहलाते हैं। क्ले खुश होता है कि उसके अंदर अब नोबल ब्लड है, पर अंदर से वो थोड़ा डरा हुआ भी है। वो कंफ्यूज होकर के कहता है मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपना कंट्रोल खो ना दूं और सब कुछ बर्बाद कर दूं। टैकर उसे शांत कराने की कोशिश करता है, रिलैक्स टाइम के साथ तुम इस फॉर्म में आदत डाल लोगे। लेकिन क्ले थोड़ा गुस्सा हो जाता है, तुम सब कुछ इतना कैजुअली क्यों लेते हो टाकेरू, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी बनो। टाकरू बस हाँ में सर हिला देता है, जानता है कि उसे सुनना ही पड़ेगा। इसके बाद टाकरू और उसके साथ वाले लोग एक नए एरिया एरिस्टियन डिस्ट्रिक्ट जा रहे होते हैं। थोड़ा घूम फिर कर टाकरू एक वेपन शॉप के सामने रुक जाता है। वहाँ एक कैट ईयर वाली लड़की उसका स्वागत करती है, उसका नाम रिग होता है। वो पूछती है क्या आपको कुछ पसंद आया? टैगो कहता है मुझे मटेरियल कलेक्ट करने के लिए नए सीजर चाहिए, मेरी पुरानी तो खराब हो गई है। रिब कहती है हमारे पास नहीं है, लेकिन आप तो वही फेमस मटेरियल कलेक्टर है ना जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं। टाकरो हाँ कहता है। रिब मुस्कुरा के कहती है मेरे मास्टर ग्रॉस एक टॉप क्लास ब्लैकस्मिथ है, शायद वो आपकी हेल्प कर सके। वो उसे अंदर ले जाती है और अपना वर्कशॉप दिखाती है। टाकर उसकी कला देख के लिटरली इंप्रेस हो जाता है। रिब कहती है एक दिन मैं भी अपने मास्टर से टेक्निक चुरा करके एक ऐसी तलवार बनाऊंगी जो एक हीरो के लायक हो। टाकेरू कहता है मैं दुआ करता हूँ तुम्हारा सपना जरूर पूरा हो। फिर वो दोनों जाते हैं मास्टर ग्रॉस के ऑफिस में। रिब इंट्रोड्यूस करती है ये वही कलेक्टर है जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं। ग्रॉस थोड़ा स्पेक्टिकल लगता है, बड़ी रेपुटेशन है इस नए बंदे के लिए। टैकरू कहता है बस थोड़ा लग साथ दे गया। रिब आइडिया देती है मास्टर क्यों ना ये बंदा हाइड्रा और लेकर आए, उससे हमारी एग्जिबिशन के लिए परफेक्ट शॉट बन सकती है। ग्रॉस इंस्टेंटली मना कर देता है बिल्कुल नहीं।
रिहाई माइंड बहुत डेंजरस जगह है, मैं किसी कलेक्टर को वहाँ नहीं भेजूंगा। रिप फिर भी इंसिस्ट करती है, अगर आप उसे चांस देंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। फिर उसके सामने ग्रॉस गुस्सा हो जाता है। रिप जिद पर आ जाती है, अगर आपको इतना ही भरोसा नहीं है तो सेकंड रेड मटेरियल से ही शॉट बना लीजिए, देखते हैं फिर लोग आपको मास्टर कहते हैं या नहीं। ग्रॉस का पेशेंस टूट जाता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे ऐसे बोलने की। और यहाँ से कहानी एक नए ट्विस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। ग्रॉस गुस्से में चिल्ला करके कहता है, तुम्हें पता है कि रिहाई माइंड कितनी खतरनाक जगह है, वहाँ सिर्फ मॉन्स्टर ही है, बल्कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ डीमंस भी आ गए हैं। वो थोड़ा शांत होता है और कहता है, मैंने भी यह अफवाह सुनी है और लगता है हाइड्रा मिनरल के सप्लाई के कम होने का रीजन वही प्राणी है जो उस माइंड के अंदर रहते हैं। ग्रॉस फिर सीरियस टोन में पूछता है, रिप क्या तुमने यह सब उस कलेक्टर को बताया। रिप तब चुप हो जाती है। ग्रॉस कहता है, एक लोहार जो किसी की जान की कदर नहीं करता उसे हकदार नहीं कहा जा सकता। वो हथौड़ा उठाए, वो टाकरों की तरफ देखता है और कहता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम यहाँ आए हो, पर मैं किसी जवान को मौत के मुंह में नहीं भेज सकता, सिर्फ एक तलवार के लिए। रिप की आंखों में रिस्पेक्ट आ जाती है और वो अपने मास्टर की बात समझ जाती है। वो टाकरू से सॉरी कहती है और बोलती है, प्लीज इस मिशन को भूल जाओ। लेकिन टाकरू सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और सबको बिस्किट ऑफर करता है। फिर कामली कहता है, मुझे समझ आ गया कि हाइड्रा मिनरल सिर्फ रिहाई माइंड में ही मिलता है। वो सीधा क्रॉस से कहता है, अगर मैं वहाँ जाकर के हाइड्रा और लेकर आऊँ तो क्या आप मेरे लिए एक ऐसी स्पेशल सीजर बनाएंगे जो सिर्फ मैं यूज कर सकूं। ग्रॉस थोड़ा हैरान हो जाता है, लड़के तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या। टाकरो कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। और ये सब प्रूव करने के लिए वो अपने बैग से एक क्रिएचर का बॉडी पार्ट निकालता है। वो एक ऐसे बीस्ट का था जिसे बी रैंक एडवेंचरर भी मुश्किल से हरा पाते। ये देख करके ग्रॉस भी समझ जाता है कि टाकू कोई आम आदमी नहीं है। वो फाइनली मिशन अलाउ कर देता है। थोड़ी देर बाद टाकरू एक कैरेज में बैठा होता है। उसका डेस्टिनेशन है बैरिया विलेज, जहाँ से रिहाई माइंड के लिए रास्ता जाता है। उसके पास बी भी है और वह रैंडमली बोल पड़ती है, मुझे क्रैब खाना है। टैकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो हमारे पास क्रैब खत्म हो गया है। कैरेज में कुछ पैसेंजर बैठे होते हैं और वह बातें कर रहे होते हैं कि कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। रॉबरी पास की सारी पॉइजनस हर्ब्स एक रात में ही मुरझा गई। कहा जा रहा है कि व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट में भी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। टैकर वो चुपचाप सुनता है और अपने मन में सोचता है, बस यह सब मेरी वजह से ना हो। कुछ देर बाद कैरेज एक छोटे गांव पर रुकता है जहाँ एक हॉर्स ट्रेडर मिलता है। टैगो सोचता है, काश मेरे पास अपना एक घोड़ा होता, ट्रैवल कितना इजी हो जाता। तभी वह सुनता है एक लड़की किसी सेलर से झगड़ा कर रही होती है। वो देखता है ये तो वही एल्फ लड़की है जिससे वो पहले मिल चुका था। एल्फ कहती है, मैंने एक व्हाइट प्योर हॉर्स मांगा था जो आसमान में उड़ सके और तुम मुझे यह क्या दिखा रहे हो, ये कोई बड़ा सा व्हाइट बॉडी है, घोड़ा नहीं। सेलर कहता है, मैडम यहाँ हम हॉर्स उन सब क्रिएचर को कहते हैं जो लोड उठा सके, चाहे वो जॉइंट ईगल हो या बड़ा क्रो। एल्फ शॉक में कहती है, ओह लगता है मैंने गलत तरह से ऑर्डर दिया। सेलर मुस्कुरा के कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भी कंफर्म कर लेना चाहिए था। फिर वो बोलता है, अगर आपको असली व्हाइट पैकेज चाहिए तो आपको रोल किंगडम ड्रॉफ के देश जाना पड़ेगा। एल्फ खुश होकर के वहाँ से चली जाती है और टाकू सोचता है, लगता है हम दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है। रास्ते में टाकू और बी डिसाइड करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए कुछ और रिसोर्स कलेक्ट कर लें। सबसे पहले वो कलेक्ट करता है नोराइट मशरूम, एक ग्रीन कैप वाला मशरूम जिसमें व्हाइट डॉट्स हैं। देखने में पॉइजनस लगता है पर असल में बहुत न्यूट्रियस है और स्टैमिना बढ़ाता है। फिर वो ढूंढता है मुआसो मशरूम जिसका रेड कैप और व्हाइट डॉट्स होते हैं। ये खाने से ग्रोथ और डेवलपमेंट तेजी से होती है। टैकर नेचर को देख के कहता है, यहाँ का जंगल तो लिटरली एक ट्रेजर है इंग्रेडिएंट्स का। थोड़ा आगे जाकर के वो पाता है मूनलाइट ग्रास, एक येलो फ्लावर जो सिर्फ क्रेसेंट मून के नीचे खिलता है। उसका नेक्टर स्पिरिट्स का फेवरेट है और थकान मिटा देता है, और जब उसे पीसा जाता है तो वो एक पावरफुल ऑर्नामेंट बन जाता है जो फटीग दूर करता है। टैकर कुछ और मूनलाइट ग्रास कलेक्ट कर ही रहा होता है, तभी जंगल के अंदर से एक फेमिलियर ग्रॉल सुनाई देता है। वो आवाज उसके लिए अब पहचानी हुई थी और जैसे ही भी और वो उस डायरेक्शन में जाते हैं, उन्हें एक एल्फ लड़की मिलती है। एक पेड़ के सहारे बैठी होती है, पूरी थकी हुई, प्यास से बेहाल और भूख से कमजोर। टाकरू तुरंत अपनी बोतल निकालता है और उसे पानी पिलाता है, फिर अपने बैग से थोड़ा खाना भी देता है। एल्फ धीरे से पानी पीती है और थोड़ा खाना खाती है और तब उसके चेहरे पर फिर से रंग आ जाता है। वह उठ के टाकू के पास आती है, हाथ बढ़ा के कहती है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। टाकरू मुस्कुराता है, लेकिन अगली ही सेकंड उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। एल्फ के शरीर से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है और तब टाकरू एक क्लीन मैजिक कास्ट करता है और बस कुछ सेकंड में एल्फ पूरी तरह से साफ और फ्रेश हो जाती है। टाकू कैजुअली कहता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक प्योर और एलिजेंट एल्फ का इमेज हर सेकंड टूट रहा हो। एल्फ हंसी से मुस्कुराती है और फाइनली अपना नाम बताती है, ब्लेरेटा ब्रोलाइट, और कहती है, मुझे पता है कि एक एल्फ का नाम ह्यूमंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। फिर वो कहती है, तुमने मेरी 2 बार मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। टैकरू हाथ हिलाता है और कहता है, अरे नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया। लेकिन ब्लेरेटा थोड़ी सी सीरियस टोन में कहती है, एल्फ्स कभी भी काइंडनेस का बदला बेपरवाही से नहीं देते। टैकरू कहता है, मैं ये सब बदले में नहीं करता। फिर भी बेल इंसिस्ट करती है, कम से कम मुझे तुम्हारा साथ देने दो, मैं हेल्प करूंगी। बी एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत कहता है, मुझे ये आइडिया पसंद है, और ऐसे ही बेल उनकी टीम का टेम्परेरी मेंबर बन जाती है। इसके बाद टाकरू कुछ नो रेड मशरूम कलेक्ट कर रहा होता है और बी और बेल दोनों हंसते हुए दौड़ करके आते हैं। बेल एक्साइटेड टोन में कहती है, टाकेरू देखो मैंने क्या पाया। वो एक छोटी सी चीज दिखाती है और कहती है, ये तो हैमर एंड बियर का एक्सक्रीमेंट है। टैकर कामली अपनी एवोल्यूशन स्कूल यूज करता है और कहता है, ये सिर्फ एक पत्थर है। बेल थोड़ा डिसपॉइंट होती है पर हार नहीं मानती। थोड़ी देर बाद वो कुछ और लेकर आती है और इस बार टैकरू कहता है, अब यह सच में एक्सक्रीमेंट है। बेल कहती है, सीरियसली ये डिस्गस्टिंग है, और दोनों बेल और बी जोर जोर से हंसने लगते हैं। टाकू बस उन्हें देख रहा होता है और सोचता है, लगता है इन दोनों की मेंटल एज लगभग एक ही है। इसके बाद शाम ढल जाती है, पेड़ों के पीछे सूरज की लाल रोशनी छुप जाती है। बेल कहती है, मैं जाकर के कुछ लकड़ी ले आती हूँ फायर के लिए। टैकरू कहता है, मेरे पास मैजिक स्टोन है, हम बिना लकड़ी के भी फायर जला सकते हैं। लेकिन बेल समझाती है, एक कैंप फायर के निशान छोड़ना इम्पोर्टेंट होता है।
ताकि दूसरे ट्रैवलर समझे कि यह जगह सेफ है कैंप के लिए। वो निकल जाती है और कुछ देर बाद वापस आती है, लेकिन अपने हाथों में लकड़ियां नहीं, एक बड़ा सा ट्रंक लेकर। टैक्रो हैरान हो जाता है, तुम यह क्या लेकर आई हो? बेल कहती है, बस देखो। वो ट्रंक हवा में उछालती है, फिर खुद जंप करती है और दोनों टाइगर से उसे छोटे छोटे लकड़ियों में काट देती है। पीसेस बिल्कुल इवन और परफेक्ट कट में जमीन पर गिरते हैं। टाकू शॉक में कहता है, यार ये सब एल्प्स ऐसी ही होती है। फिर वो उसके वेपन पर इवोल्यूशन स्किल लगाता है और उसके सामने आता है वेपन रैंक ए। उसका नाम स्टिल याम्बिला। ये हाई एल्फ ट्रेजर ड्रैगर है जिनमें विंड स्पिरिट का पावर समाया हुआ है। ये ड्रैगर अपने वेल्डर के मैजिक पावर के हिसाब से अपना शार्पनेस और स्पीड बढ़ा लेता है और इन्हें सिर्फ प्योर ब्लड लाइन के एल्प्स ही वियर्ड कर सकते हैं। टैक्रू इंप्रेस होता है और कहता है, नो वंडर, तुमने ट्रंक को कॉटन जैसे काट दिया। उसके बाद वो अपनी फेवरेट सूप बनाता है, एक थिक हर्बल स्ट्यू जिसमें मून ग्रास और फॉरेस्ट हर्ब्स का फ्लेवर होता है। बेल और बी उसे देख के दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे ही बेल पहली शिप लेती है, उसका रिएक्शन प्राइसलेस होता है। टाकू थोड़ा शर्मा कर कहता है, अरे तुम लोग तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, पर अंदर से वो खुश होता है। खाते खाते बेल पूछती है, टाकू तुम बॉस रोल किंगडम जा रहे हो ना? वो हाँ में सर हिलाता है। हाँ, मुझे वहाँ रिहाई माइन के हाइड्रल मिनरल कलेक्ट करना है। बेल क्यूरियस हो जाती है और पूछती है, तुम्हें हाइड्रल मिनरल क्यों चाहिए? बेल थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, मैं एक व्हाइट पैक्सिस ऑफ स्काई को ढूंढ रही हूँ, वही जिसका सपना मेरी बहन रियोटिक कारा ने हमेशा देखा था। टाकरू उसके वर्ड सुनकर कि सीरियस होने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर चिपके हुए ब्रेड क्रम्स देखता है, पूरा सीरियस मोमेंट उड़ जाता है। बेल अपना फेस स्लीव से साफ करती है और कहती है, लगता है मुझे फिर से तुम्हारा खाना खिलाने की आदत पड़ गई है, मेरी डेप्थ और बढ़ गई। टैगो हंस के कहता है, तो तुम मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ ना, मुझे कोई चाहिए जो मुझे नई ट्रिक सिखा सके, जैसे वो कैंप फायर का आइडिया। बेल थोड़ा हैरान होती है, बस इतना ही चाहिए तुम्हें? टाकेरो काफी कैजुअली बोलता है, हाँ मुझे लगता है ये काफी बड़ा फेवर है। बेल मुस्कुरा के कहती है, जो भी किस्मत ने हमें मिलवाया है, मैं उसे एक अच्छे साइन समझती हूँ। मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ, अब मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ। लेकिन उस रात टाकरू को नींद नहीं आती क्योंकि बेल के जोरदार कराटे उसका पूरा नाइट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्लियरली दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रैवल कंटिन्यू करता है। बी बोलता है, इस रिवर के उस पार ही ड्रॉफ किंगडम का रिहाई माउंटेन है। टैक्रो कैजुअली कहता है, बिल्कुल मेरे होमलैंड के जोका रेंज जैसा लगता है। बेल को कुछ समझ नहीं आता तो वह टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है, चलो कुछ खाना खा लेते हैं। तीनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और ऑर्डर करते हैं एक अच्छी टकरी मीट जो लोकल स्पेशलिटी होती है। टैक्रो पहली बाइट लेता है और कहता है, ये तो कमाल का टेस्ट है। बेल कहती है, बिल्कुल जैसा मेरे दोस्त ने बताया था। टैक्रो सोचता है, दोस्त मतलब कोई एल्फ होगा, लेकिन बेल कहती है, नहीं नहीं, वो तो एक लजार्ड मैन है जो ड्रैगन किंग का ऑर्डिनरी नाइट है, स्टॉल्स एम्पायर का सेंट नाइट है। उसी टाइम एक आवाज आती है, तुम उससे मिल चुके हो, और सीन में एंट्री होती है क्लेस्टन की। बेल खुशी से कहती है, कितने दिनों बाद मिले हो क्ले। लेकिन क्ले टाकरू को डांट देता है, तुम बिना बताए निकल गए, मैं गिल्ड में रिपोर्ट कर चुका हूँ। टाकरू नर्वसली कहता है, मैं गिल्ड को इन्फॉर्म कर दिया था। क्लेश सर्किस्टिकली बोलता है, तुम हमेशा लेजी ही रहोगे। फिर पूछता है, अब कहाँ जा रहे हो? टाकरू कहता है, मैं रूह माइन जा रहा हूँ हाइड्रा और कलेक्ट करने। क्लेश शॉक्ड होता है, क्या? वो तो डेंजरस एरिया है, तुम्हारे रैंक के लोग उस माइन में नहीं जा सकते। टैगो कामली कहता है, उनकी हेल्प चाहिए थी तो इग्नोर नहीं कर सकता था। क्ले बोलता है, अगर रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिला तो तुम पछताओगे। टाइगर कहता है, रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा है, ग्रॉस ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए अल्टीमेट पेयर ऑफ सीजर बनाएगा। क्ले थोड़ा साइलेंट हो जाता है और बोलता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम दिल के अच्छे हो या बहुत सिंपल माइंडेड हो। टैक्रू कहता है, मेरे लिए सीजर शॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्ले फाइनली से करता है और कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे वैसे भी बॉल रोल जाना था अपने लंस रिपेयर करने। बेल एक्साइटेडली बोलती है, मैं पहले से ही टाकरू की बॉडीगार्ड हूँ, तुम सेकंड बन जाओ। क्ले कहता है, हम सेकंड बॉडीगार्ड सुनने में बुरा नहीं लगता। और इसी तरह टाकू के साथ एक ग्रपी समुराई और एक बबली एल्फ रेडी हो जाते हैं उसके नए मिशन के लिए। लेकिन टाकू के मन में एक अजीब सी फीलिंग होती है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं बॉस रेल, जहां उन्हें मिलती है एक ह्यूज भीड़ एंट्रेंस के सामने। टाकरू कहता है, यार जितना भी सिटीज हम घूम गए सब जगह यही हाल है, लोगों का जाम। क्लच चिल मोड में कहता है, रुको मैं बात करता हूँ। वो एक गार्ड के पास जाता है और बस 2 मिनट के बाद तीनों को बिना लाइन के अंदर जाने दिया जाता है। टैक्रो हैरान होता है, ये तो वीआईपी ट्रीटमेंट लग रहा है, क्या ये ठीक है? क्लिक कैजुअली बोलता है, अरे नहीं, मैं बस एक पुराने दोस्त से मिला हूँ। गार्ड उन्हें अंदर गाइड करता है और एक्सप्लेन करता है, बॉस रोल पहले एक माइनिंग सेटलमेंट था जिसे आयरन एक्सट्रैक्शन के बाद कार्विन के अंदर बसाया गया। और जैसे ही टाकरू नीचे देखता है, वो लिटरली एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी देख के स्टन रह जाता है। गार्ड बोलता है, वेलकम टू द ड्रॉफ किंगडम। टाकरू एकदम हैरान होता है, ये तो कमाल का है, पूरा शहर जमीन के नीचे। तब गार्ड क्लेस्टन से कहता है, किंग ने आपको बुलाया है। टाकरू शॉक होता है, क्या तुम किंग को जानते हो? क्ले ऑनवर्डली बोलता है, एक थोड़ा पुराना और कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। गार्ड हंसते हुए बोलता है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, आप तो हीरो हो जिसने किंग को थंडर डीमन सिंगुम से बचाया था। क्ले एम्ब्रेस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, इतना ग्रैंड नहीं था। वो एक्सप्लेन करता है, उस वक्त ड्रॉफ के लोग मास्टर ब्लैकस्मिथ थे लेकिन खुद लड़ नहीं सकते थे। एक डीमन उन पे रूल करता था, लेकिन जब उसने मुझे देखा एक नजर में ही भाग गया। टैक्रू कहता है, अरे ये तो कमाल का फीट है। गार्ड प्राउडली कहता है, उस दिन की याद में हमने एक स्टैचू भी बनाया है। जैसे ही सब उस स्टैचू के पास जाते हैं, क्ले अपने हाथों से फेस छुपा लेता है। टैक्रू बोलता है, रिलैक्स, वो तो तुम जैसा भी नहीं लगता। क्ले बोलता है, बस वही तो प्रॉब्लम है, नाम मेरा लिखा है पर शक्ल किसी और की है। क्ले कहता है, मैं किंग से पहले इसी बात की कंप्लेंट करने वाला हूँ। फिर टाकरू किंग से मिलता है और ग्रॉस वेंडर्स की लेटर देता है, जो एक मास्टर ब्लैकस्मिथ और बेलिकिम ट्रेड डिस्ट्रिक्ट का हेड है। लेटर में लिखा होता है कि परमिशन चाहिए हाई माइन एक्सप्लोरेशन के लिए। किंग कहता है, मैं ग्रॉस को जानता हूँ, लेकिन अब वो माइन सेफ नहीं है। एक बड़ा अर्थक्वेक के बाद वहाँ डीमंस का नया नेस्ट बन गया है। टैक्रो कहता है, मुझे फिर भी जाना ही होगा। क्ले बोलता है, वो मेरी प्रोटेक्शन में है और बेल भी एक स्किल्ड वॉरियर है। किंग इंप्रेस होता है और कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पेशल मिशन देता हूँ। माइंड के अंदर जो डीमन डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई ढूंढो। क्ले इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लेता है,
लेकिन टाकरू कंफ्यूज होता है। वेट, मैं तो बस और कलेक्ट करने आया था। फिर वो लोग मिलते हैं सांभू से, जो एडवेंचर गिल्ड का हेड और उनका गाइड होता है। वो कहता है मैं तुम्हें माइंड के टनल्स तक ले जाऊंगा। टाकरू एक लाइट स्पेल कास्ट करता है और मैप चेक करता है जो शंभू ने दिया था। उसके स्पेशल सेंसिंग स्किल से उसे फील होता है कि मिनरल्स यहाँ कमजोर हो गए हैं। शंभू शॉक हो जाता है। तुमने ये सब बस देख के समझ लिया। वो आगे बढ़ता है, तभी बी वार्निंग देता है कि आगे कुछ खतरा है। क्ले चिल्लाता है कुछ आ रहा है। बेल और क्ले वेपन निकाल करके रेडी होते हैं और टाकरो सपोर्ट मैजिक कास्ट करता है और एक इंटेंस फाइट शुरू होती है। बेल अपने टाइगर से मॉन्स्टर को एक एक करके फिनिश कर देती है। बैटल खत्म होने के बाद ग्रुप डीपर एरिया में जाती है जहाँ मैजिक कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। टाकरो एक डेड एंड पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे फील होता है कि उस वॉल के पीछे कुछ और है। वो अपनी फायर बैरेज स्पिल यूज करता है और वॉल तोड़ देता है और अंदर से चमक निकलती है। हिल राइटोर। शंभू शॉक होता है, ये तो रैंक की मटेरियल है। क्ले कहता है ये तो एक मैजिक स्टोन के बराबर है। तभी भी फिर वार्निंग देता है एक और डेंजर। शंभू चिल्लाता है एक और डीमन आ रहा है। टैकर तुरंत सीरियस हो जाता है। पेल क्ले, इस बार मुझे खुद हैंडल करने दो, मुझे इसकी जरूरत है। और फिर शैडो से एक जाइगेंटिक क्रैब डीमन निकलता है, एक मॉन्स्टरस क्रिएचर जिसका साइज देख के सबकी आंखें खुल जाती हैं। इसी एपिसोड की शुरुआत में हमें वही कैप दिखाया जाता है जिसके सामने हमारा ताकेरू खड़ा हुआ था और ये लड़ने से ज्यादा उसे खाने में इंटरेस्टेड रखता है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं ताकि बच के वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी ताकेरू उसके अटैक को यहाँ पर बड़े ही आसानी से डच कर देता है। लेकिन तभी ये बंदा कहता है रुको, मैं इसे अभी संभालता हूँ। लेकिन ताकेरू उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में आओगे तो उससे तुम दूर ही रहो। जिसके बाद ताके अपने बैग से एक छड़ी निकालता है और अपनी पावर का यूज करता हुआ सीधा ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर हमला बोल देता है और पीछे से भी अपनी पावर का यूज करता है और काफी ज्यादा ही साउंड वेव क्रिएट कर देता है जिससे यह अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसका फायदा उठा के ताकेरो उस डंडे से उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक से उसको कुछ नहीं होता क्योंकि उसका सर काफी ज्यादा मजबूत है। जिसके बाद यहाँ पर भी अपना आइस मैजिक यूज करता है जिसकी मदद से वो क्रैब के एक पैर को पूरी तरीके से ही जमा कर रख देता है। जिसके बाद ताकि भी आइस मैजिक का यूज करता है और अपने अटैक को परफॉर्म करता है और इसी अटैक के साथ ही वह पूरे क्रैब को ही बर्फ में जमा कर रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह चेक करने जाते हैं और उन्हें पता पड़ता है कि हाँ, वह फंस चुका है। जिसके बाद ताकेरो कहता है भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो ताकेरो के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था क्योंकि ताके ने सारा काम खुद अकेले ही कर दिया था बिना किसी की मदद लिए। जिसके बाद ताके कहता है अरे यार, मैं क्या करूं, हमें क्रैप इतना पसंद है कि मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ा। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों पर थोड़ा तो भरोसा करना ही चाहिए। जिसके बाद ताकि वह कहता है ठीक है, मैं शायद समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो और उससे माफी मांगता है। जिसके बाद ताकिर उस कैप को अपने अंदर डाल लेता है बक्से में और इन क्रिस्टल को इकट्ठा करने लगता है। ये बोना कहता है ताकि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत मदद करी है। जिसके बाद हमें किंग का महल दिखाया जाता है जहाँ पर ताकेरू और सभी लोग किंग से मिलने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर ताकेरू बोलता है कि आपके गुफा में जो क्रैप था हमने उसे हरा दिया है। जिसके बाद उसका बटलर भी कहता है महाराज ये सही बोल रहा है, इसने अकेले ही उसे डिफीट किया है। लेकिन किंग कहता है क्या मैं उसको देख सकता हूँ, उस गुफा के अंदर था क्या? तो ताकेरू अपने मैजिक आइटम से उस क्रैप को बाहर निकाल देता है जो बहुत बड़ा होता है, जिसे देख के यहाँ का किंग एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन तभी किंग कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ विशेष पूरी कर दूंगा, बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। ताकि वह कहता है क्या मैं यहाँ पर इस क्रैप को अपने पास रख सकता हूँ। जिसके बाद इस लड़की को यहाँ पर थोड़े बहुत यानी काफी ज्यादा ही सोने के सिक्के मिल जाते हैं। लेकिन ताकि रूबी तो लिटरली इसे खाने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक लग रहे थे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की को एक घोड़ा मिलता है जो कि उड़ सकता है। जिसके बाद यहाँ पर इस बंदे को भी एक भाला मिल जाता है जो काफी अच्छा होता है। लेकिन ये लड़की कहती है ताकेरो ये घोड़ा मैं अपनी छोटी बहन को देना चाहती हूँ क्योंकि ये उसके काम आएगा और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोलने के बाद वो उन्हें गुड बाय करते हुए यहाँ से उड़ जाती है। जिसके बाद हमारा ताकि भी उस बंदे के साथ गिल्ड की तरफ रवाना हो जाता है जहाँ पर ये लड़की कहती है क्या तुम दोनों ने यहाँ पर टीम बना ली है क्या, तुम दोनों साथ में मिशन कर रहे हो। जिसके जवाब में ये कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमने यहाँ पर एक टीम बना ली है। जिसके बाद वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं अपने गिल्ड मास्टर को जाके ये बात बता देती हूँ। जिसके बाद ताके बोलता है यार तुमने उससे झूठ क्यों कहा। तो ये कहता है तो ताके क्या मैं तुम्हारा मेंबर बनने के लायक नहीं हूँ। जिसके जवाब में ताकि रूमनी के अंदर कहता है कि देखा जाए तो ये काफी स्ट्रांग है और ये एक तरह से बन सकता है। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ पर थोड़ा बातचीत करते हैं और अपनी टीम का एक नाम डिसाइड करते हैं जिस टीम के अंदर ताकि ये और भी रहेंगे। जिसके बाद हमें पता पड़ता है ये शॉप जहाँ पर ताकेरू आ चुका था और अपनी क्रिस्टल उनको दे देता है जिससे ये दोनों जैसे ही चेक करते हैं तो लिटरली एकदम शॉक हो जाते हैं। ताकि कहते हैं क्या इसके बदले में तुम मुझे मेरा सामान यहाँ पर बना के दे दोगे। जिसके जवाब में ये रोते हुए कहता है कि ये इतना ज्यादा रेयर है कि हम तुम्हें इसकी कीमत भी नहीं दे पाएंगे और मुझे तो लगता भी नहीं है कि पूरी सिटी का पैसा भी देके हम तुम्हें इसके बदले सिक्के दे पाएंगे। ताकि रू कहता है कि तुम मेरा बस ये सामान बना दो, बाकी सारे क्रिस्टल तुम रखो और फ्यूचर में अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ती है तो तुम मेरी मदद करो। इस चीज के लिए ये लोग यहाँ पर हाँ कर देते हैं। जिसके बाद हमें ताकि दिखाया जाता है जो कि थोड़ी पार्टी वगैरह कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास कोई आता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है और ये लेटर ग्रसल कोई और नहीं गिल्ड मास्टर को ताकि को देने के लिए आता है। इसके बाद हमारा ताकि भी उस लेटर को खोलता है और हमें पता पड़ता है कि ये जो लेटर है ये किंग की तरफ से आया है और किंग ने उसे बुलाया है। तो ताकि को लगता है कि कहीं वो बी को उससे दूर ना करे तो ये बंदा उसको कुछ समझाता है। तो ताकि कहता है अगर तुम सच कह रहे हो तो इससे बात तो फिर मैं साथ जा सकता हूँ। जिसके बाद ताकिरू भी और वो क्रिस्टल दोनों ही यानी राजा के महल पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रली ताकिरू तो महल को देख के ही काफी ज्यादा शौक होता है।
जिसके बाद हम देखते हैं एक बटलर को जो कि ताकेरू को पूरे घर के अंदर क्रश लेके जाएगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेट्स होती हैं वो भी उसका वेलकम करती हैं, ताकि इतनी खातिरदारी देख के ही काफी शौक होता है। जिसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सीधा ही उसके पास आती है और बोलती है, तो इसका मतलब वो तुम हो जो सिटी के अंदर ड्रैगन लेके घूम रहा है। मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो ड्रैगन है ये मेरा है और इसे तुम लेके चले गए थे। चुपचाप इसे वापस करो। इस बात को सुन के ताके भी ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ताके कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी परवरिश कुछ ज्यादा अच्छे से हुई है। जिसके बाद वो उसकी पावर चेक करता है और वह समझ जाता है कि यह अभी छोटी बच्ची है। जिसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो ड्रैगन है ये कोई ड्रैगन नहीं है, मैं इसे अपना भाई मानता हूँ और मैं अपने भाई को तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता हूँ, तो मेरी इस बात को समझो। इस बात को सुन के वो लड़की मान जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि वो क्या बोल रही थी। जिसके बाद वो ताकी से माफी भी मांगती है, लेकिन तभी हमारा जो भी है उसके पास आ जाता है, मानो जैसे वो उसके साथ खेलना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उसे कुछ ज्यादा ही जोर से यहाँ पर हद कर लेती है। जिसके बाद ताके रुक कहता है, बच्चे सच में मन के सच्चे होते हैं। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि फाइनली यहाँ पर आ चुका था। जिसके बाद किंग को देखकर ताकेरू उसे रिस्पेक्ट देता है और उसे हाथ भी मिलाता है। जिसके बाद किंग इन्हें सीधा टेबल पे लेके जाता है, जहाँ पर इन दोनों के साथ किंग कुछ चाय पीता है और बोलता है, ताकेरू मैंने सुना था कि तुमने विलेज में एक परिवार है जो रहता था जो काफी बीमार था, तो तुमने उसे पूरी तरीके से ठीक कर दिया था और तुमने उससे 1 रुपया भी नहीं लिया था। मानना पड़ेगा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तो फिर क्या तुम मेरी वाइफ को यहाँ पर ठीक कर सकते हो? वो काफी ज्यादा बीमार है। जिसके बाद ताके वो सोचता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी वाइफ को ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन उस पावर की वजह से कई बार जो मतलब एक तरह से आंसर है वो उल्टे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर किंग जो है अपनी बड़वाड़ी करता है कि कैसे उसकी वाइफ कब सालों से बीमार है। उसकी बातों को सुनकर ये बंदा तुझसे आंसू टपकाने लगता है और हमारा बीबी जो राजा है उसकी इमोशनल बातों में आकर रोने लगता है, ताकि रूफ फिर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वह मान जाता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को देखूंगा। जिसके बाद किंग सीधा ही उसको वाइफ के कमरे की तरफ ले जाता है और हमें पता पड़ता है कि सच में यार उसकी वाइफ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। यहाँ पर हम किंग की वाइफ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुबले पतली हो गई थी। जिसके बाद यहाँ पर ताकेरू कहता है कि इतनी ज्यादा अंधेरा क्यों है यहाँ पर, तो किंग बताता है कि उसकी वाइफ है, उसको यानी रोशनी से बहुत दिक्कत होती है। तो ताके कहता है ठीक है, मैं ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। जिसके बाद ताकेरू अपनी पावर्स का चेक मतलब यूज करता है और देखता है कि इसके लंग्स पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और ताकेरू ये काफी सीरियस वे में बताता है और बोलता है कि मैं इसकी बॉडी को तो ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जो उसके लंग और फेफड़े हैं मैं उसे ठीक नहीं कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है, तो बताइए क्वीन, क्या आप इसके यहाँ तो ठीक होना चाहते हो? तो क्वीन कहती है कि मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा भी ठीक हो पाऊं तो प्लीज मुझे कर दो, क्योंकि मैं अपनी बेटी के संग वक्त बिताना चाहती हूँ। तो किंग इसे परमिशन दे देता है। तो ताकि भी यहाँ पर तैयार हो जाता है किंग की वाइफ का यहाँ पर इलाज करने के लिए। जिसके बाद बस गाइस यही चीज दिखाते हुए ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो